हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। अगर हम बात करें नीट के अंदर वेटेज की, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 1 to 2 क्वेश्चन है, यानी जनरली 1 क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं। और मैं कभी कभी एक ऐसा भी हुआ है कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। इस चैप्टर में जहाँ से भी जिस भी ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं आपके साथ आपको बताता रहूँगा कि किस टॉपिक से किस लाइन में किस ईयर में नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादा बार जो वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको पहले ही बता दूं कि इससे पहले वाले सभी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी ये जो वन शॉट वाले लेक्चर्स हैं इसका ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम क्लास 11th और क्लास 12th के सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और इसके साथ ही ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर के साथ ही। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है वो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। वही पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, मेनली एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन, फिर सॉलिड वेस्ट, एग्रोकेमिकल, फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और डिफॉरेस्टेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि बहुत एनॉर्मली सी रेट से ग्रो हो रही है लास्ट 100 ईयर के अंदर, अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन की। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है तो अब जो भी पॉपुलेशन वहाँ पर आई है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। किस वजह से, उनको फूड भी चाहिए होगा, वाटर भी चाहिए होगा, होम भी चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ जो कि उस जो पॉपुलेशन आई है, जो नए ह्यूमन बीइंग्स ऐड हुए हैं, उन सबको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, अब अगर इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो डिमांड फुलफिल करने के लिए। इसे लिखा है दीज डिमांड्स आर एक्सर्टिंग ट्रीमेंडस प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। इसके अलावा ये जो पॉपुलेशन बढ़ी है, जो बहुत सारी ह्यूमन बींग्स हुई हैं, उससे क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्स है उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा पॉल्यूशन जो है वो एयर, वाटर, सॉइल का वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस टाइम पे हमारी क्या नीड है, इस टाइम की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, द नीड ऑफ आवर इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड द डिप्लीशन ऑफ आवर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन विदाउट हेल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी ये भी देखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा डिग्रेडेशन ना हो जाए, यानी वो जल्दी से ख़त्म ना हो जाए, उनकी कमी ना हो जाए, डिप्लीशन ना हो जाए, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा ये भी देखना है कि पॉल्यूशन जो है वो ना हो, और इसके अलावा डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो भी अच्छे से चलता रहे। जैसे अब आप देखते हो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी बात करते हैं, जीरो कार्बन इमिशन के बारे में, तो वो भी एक ऐसी चीज़ डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी चीज़ का जो है वो डेवलपमेंट होता रहे ह्यूमन बींग्स का, इसके अलावा पॉल्यूशन जो वो कम से कम हो। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ पॉल्यूशन, व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स, और इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए, पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन एक कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज होता है, चाहे वो फिजिकली मान लो, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल मान लो, जिसकी वजह से जो वहाँ पर प्रेजेंट एयर या फिर लैंड या फिर वाटर या फिर सॉइल वगैरह है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाता है, यानी उसकी जो भी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है या फिर वो हार्म करने लगता है किसी भी प्लांट्स को, किसी भी एनिमल्स को। तो इस टाइप की अगर कोई भी चेंज आता है तो वो कहलाता है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन किससे होता है, तो वो जो एजेंट्स होते हैं जो पॉल्यूशन करते हैं, यानी वो अनडिज़ायरेबल चेंज लाते हैं किसी एयर, वाटर, लैंड वगैरह के अंदर, तो वो जो एजेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। तो लिखा है, देखिए, एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच अनडिज़ायरेबल चेंज आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स। यानी वो एजेंट जो इस टाइप का अनडिज़ायरेबल चेंज लेके आएंगे, फिजिकली, केमिकली या फिर बायोलॉजिकली कैरेक्टर चेंज कर देंगे एयर, लैंड, वाटर और सॉइल का, वो एजेंट्स क्या कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एक्ट इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से AIPMT और नीट में क्वेश्चन आ जाता है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, 1986 के अंदर आया था। टू प्रोटेक्ट एंड द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, वो एयर, वाटर एंड सॉइल को इंप्रूव करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में। वी आर डिपेंडेंट ऑन द एयर फॉर रेस्पिरेटरी नीड। अब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी जो वो एयर की होती है। अब देखिए, ऑक्सीजन हम लेंगे हर एक सांस के साथ में, इसका मतलब क्या है कि रेस्पिरेटरी नीड्स के लिए हम एयर पे कंप्लीटली डिपेंड है। अगर वहाँ पर एयर पोल्यूटेंट्स कॉज इंजरी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर वहाँ पे एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स होंगे जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं, उससे क्या होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किसी ना किसी तरह से इंजरी पहुँचेगी।
दे रिड्यूस ग्रोथ यील्ड ऑफ क्रॉप एंड कोज प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट। यहाँ पे वो ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं, जो क्रॉप की यील्ड है उसको कम कर सकते हैं, और जो प्लांट्स वगैरह उनकी प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है। एयर पोल्यूशन ऑल्सो डिटीरियसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड ऑफ एनिमल्स। एयर पोल्यूशन की वजह से जो ह्यूमन्स है या फिर अदर एनिमल्स है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब आगे लिख रखा है हार्मफुल इफेक्ट्स डिपेंड अपॉन द, जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन सा? कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म, यानी जो पॉल्यूटेंट्स है उनकी कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वो जो एक्सपोजर हुआ है यानी उस जो भी एयर के अंदर जितने ज़्यादा पॉल्यूटेंट एयर के अंदर वो रहा है वो एक्सपोजर है कितने टाइम तक रहा है, और ऑर्गेनिज्म कौन सा है। इन चीज़ों पे काफ़ी डिपेंड करता है कि हार्मफुल इफेक्ट कितना ज़्यादा होगा। क्लियर है? ओके, अब हम कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। देखिए, स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद द हार्मलेस गैसेज सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अब देखिए, जैसे थर्मल पावर प्लांट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। स्मेल्टर्स क्या होते हैं? स्मेल्टर्स वो होते हैं जहाँ पर वो इंडस्ट्री जहाँ पे ओर से मेटल बनाया जाता है, जहाँ पे ओर से मेटल बनाया जाता है वो क्या इंडस्ट्रीज होती है? स्मेल्टर्स होती है। या फिर कुछ इस टाइप की इंडस्ट्रीज, वहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो एयर के अंदर रिलीज किए जाते हैं, और वो जो पॉल्यूटेंट्स कोज करते हैं वो किसके साथ रिलीज होते हैं? जो हार्मलेस गैसेज होती है, जैसे ऑक्सीजन को, जो नाइट्रोजन होती है, इन सब गैसेज के साथ में मिलकर जो है वो एयर के अंदर आते हैं। अब इससे होता क्या? देखिए, दीज पॉल्यूटेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड फिल्टर आउट बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी जब एटमॉस्फेयर के अंदर हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह रिलीज करेंगे इन इंडस्ट्री से, तो ये ध्यान रखना है कि केवल यही रिलीज होगी, और जो भी इनके साथ में हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको सेपरेट करना है, उनको फिल्टर आउट कर देना है, और बाद में जो हमारे हार्मलेस गैसेज हैं उनको एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करना है। अब यहाँ पर 2 चीज़ों का नाम आएगा, एक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और एक आएगा स्क्रबर। क्लियर है? अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में। देखिए, ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे क्यों यूज़ होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ होता है। देखिए, देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर। वैसे तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से हम जो पार्टिकुलेट मैटर उसको रिमूव कर सकते हैं, बट द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ विच इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बट जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है और उसी को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, जो एयर है उसको प्योरीफाई करेंगे, which can remove over 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant। यानी जो थर्मल पावर प्लांट का एग्जॉस्ट है वहाँ से 99% जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अब इसको कैसे किया जाता है, ये फंक्शन कैसे करता है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है उसमें क्या होता है? इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स दैट आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AIPMT 2007 में और नीट 2022 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं उनके अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास किया जाता है, विच प्रोड्यूस ए कोरोना। अब ये वो कोरोना नहीं है जो आप सुनते हो, ये कोरोना कौन सा होता है? कोरोना का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक वायर है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट है वो क्या करेगा, वहाँ से चार्ज जो है वो लीक होने लगेगा एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब क्या कि जो उसके आसपास की जो एयर है ना वो भी कंडक्शन बन जाएगी, यहाँ पर जो चार्ज है वो लीक होने लगेगा। और इसी में क्या होता है ना, कोरोना का मतलब क्या है कि जो एयर के थ्रू जो फैल रहा है, यहाँ पे एयर में फैल रहा है जो, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक वायर है उससे क्या होगा, जो हाई वोल्टेज हम जब उसको प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो लीक होने लगते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर जो वो चार्ज लीक हो जाता है, यानी जो एयर है वो कंडक्टिव बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का, और यहाँ पे देखोगे डिस्चार्ज कोरोना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो आपकी नेगेटिव चार्ज वायर है इसके आसपास की जो एयर है वो भी क्या हो चुकी है, कंडक्टिव हो चुकी है, उसको बोलते हैं। अब इससे क्या होगा, देखिए इससे होगा ये कि दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू डस्ट पार्टिकल। अब एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होगा उसके साथ में वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अटैच हो जाएंगे, गिविंग देम ए नेट नेगेटिव चार्ज। और फिर जो वहाँ पर टोटल जो एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको नेट नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, यानी वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज के अंदर चले जाएंगे। द कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज टुवर्ड्स द डस्ट पार्टिकल। और फिर क्या होगा, वहाँ पे जो कुछ कलेक्टिंग पार्ट्स हैं उनको ग्राउंड किया होगा और वहाँ से क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल्स उस प्लेट के साथ में चली जाएगी, अटैच हो जाएगी। The velocity of air between the plate must be low enough to allow the dust to fall। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो एयर जा रही है उनके थ्रू, जो कलेक्टिंग प्लेट्स हैं उनके थ्रू जो जा रही है वहाँ पे एयर का फ्लो काफ़ी कम होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, ताकि जितने भी जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अटैच हो पाए किसके साथ में, कलेक्टिंग प्लेट के साथ में। अब यहाँ से आप देख सकते हो, देखिए
यहाँ पर ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डर्टी एयर आ रही है, इसके अंदर ये डस्ट पार्टिकल है, फिर यहाँ पे ये जो नेगेटिवली चार्ज वायर है इसने डिस्चार्ज कोरोना कर दिया यानी एयर के अंदर, फिर उसके साथ में टोटल नेट नेगेटिव चार्ज होके वो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो ये जो कलेक्टिंग प्लेट्स होती है जो ग्राउंडेड होती है इनके साथ में अटैच हो जाते हैं और यहाँ से बाहर जो निकलती है वो क्लीन एयर निकलती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्क्रबर के बारे में। अब स्क्रबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्क्रबर वाला पोर्शन है यहाँ से नीट 2014 और नीट 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो अब स्क्रबर देख लेते हैं। स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जो गैसेज होती है उसको रिमूव कर सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2014 में क्वेश्चन पूछा था। आगे क्या लिखा है, इन ए स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, यानी क्या होगा जहाँ से एयर पास करें वहाँ पे ऐसे वाटर की स्प्रे करवाते रहेंगे या फिर लाइम की स्प्रे करवाते रहेंगे, जिससे डस्ट पार्टिकल जो धीरे धीरे नीचे बैठते रहेंगे उस वाटर के साथ में अटैच होके। तो इस टाइप का किसके अंदर होता है, स्क्रबर के अंदर होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसेंटली वी हैव रियलाइज द डेंजरस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल एंड आर नॉट रिमूव्ड बाय दीज प्रेसिपिटेटर। चाहे वो स्क्रबर हो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो, इनसे क्या हो रहा है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के अंदर, वो ये रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। अब वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट इज CPCB, पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर, यानी PM का मतलब यहाँ पे जो है वो बहुत ही पर्टिकुलेट मैटर है और उनका 2.5 जो है वो डायामीटर है, टोटल 2.5 माइक्रोमीटर उनका डायमीटर है। इससे भी कम वाले जो पार्टिकल है यानी बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है वो क्या होते हैं, वो आपके दोनों के दोनों रिमूव नहीं हो पाते हैं। किससे, स्क्रबर से भी रिमूव नहीं हो पाएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पे से भी रिमूव नहीं हो पाएंगे। अब ये जो इतने छोटे पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो कि पोल्यूशन कोज करते हैं, ये क्या करते हैं देखिए, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, और ह्यूमन हेल्थ सबसे ज़्यादा इन्हीं से जो है वो अफेक्ट होती है। दीज फाइन पार्टिकुलेट्स कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स एंड कैन कोज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर जो लंग्स होती है और ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें ये अंदर चले जाते हैं और उसके बाद में क्या होगा, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन और डैमेज टू द लंग्स हो जाएगा। इससे प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है। यानी 2.5 माइक्रोमीटर वाले जो एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। क्लियर हो गया, ओके। अब हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन था जहाँ पे हमने ये 2.5 वाला बताया है और CPCB वाला बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से AIPMT 2008 में, नीट 2013 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ओके। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑटोमोबाइल्स के बारे में। अब देखिए ऑटोमोबाइल्स में क्या लिखा हुआ है, ऑटोमोबाइल्स में लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे देखिए, ऑटोमोबाइल्स आर ए मेजर कोज फॉर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एटलीस्ट इन द मेट्रो सिटीज़। यानी मेट्रो सिटीज़ में तो आप ये मान ही सकते हो कि वहाँ पे सबसे मेजर कोज जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का है वो ऑटोमोबाइल्स है। क्यों है, एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू द अदर सिटीज़ टू। और जैसे जैसे और सिटीज़ में भी जो नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो लगभग हर मेजर सिटी के अंदर अब देखने को मिल रही है। अब इसको कैसे सब कुछ कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम जो है एयर के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं, देखिए प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द ऑटोमोबाइल अलोंग विद द यूज ऑफ लेड फ्री पेट्रोल एंड डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूटेंट्स दे इमिट। पहली तो चीज़ ये है कि जो भी हम ऑटोमोबाइल रख रहे हैं उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, यानी उसके इंजन वगैरह जो पार्ट है वो सही से काम करने चाहिए। अगर वहाँ पे कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है सर्विस की तो वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि वहाँ पे लेड फ्री पेट्रोल या डीजल जो भी यूज़ हो रहा है वो लेड फ्री होना चाहिए, उसकी वजह से वहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स है वो काफ़ी कम निकलेंगे। थर्ड चीज़ क्या हो सकती है, कैटालिटिक कन्वर्टर। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, कैटलिस्ट आप समझते हो, कैटालिटिक कन्वर्टर हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं वो किसके अंदर लगते हैं, वो लगते हैं जो एग्जॉस्ट होता है उसके अंदर। और ये किससे बने होते हैं, या तो प्लेटिनम पैलेडियम से या फिर रोडियम से बने होते हैं एज द कैटलिस्ट, आर फिटेड इनटू द ऑटोमोबाइल फॉर रिड्यूस इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेज। और ये क्या करते हैं, जो पॉइजनस गैसेज होती है उसको जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाले उसको काफ़ी कम करते हैं। आप कैसे करते हैं, एज द एग्जॉस्ट पासिस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AIPMT में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा है, जो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन है, यानी यहाँ पे जो पूरा हाइड्रोकार्बन, क्योंकि देखिए पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम क्या होते हैं ज़्यादातर कार्बन के ही बने होते हैं, तो यहाँ पे जो अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन रह गए यानी पूरी तरह से जो बर्न नहीं हुए हैं, आर कन्वर्टेड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, ये जो कैटालिटिक है जो प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर रोडियम के बने होते हैं वो द्वारा। या फिर क्या होगा देखिए, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक
ऑक्साइड आर चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत ही हार्मफुल होती है CO, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसको चेंज कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन गैस के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी मोटर व्हीकल है जिसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है वहाँ पे जो है वो पेट्रोल हमेशा अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज अगर वहाँ पे लेड वाला पेट्रोल उसके अंदर डाल दिया गया तो वो जो कैटालिटिक है वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ तक हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बात कर चुके हैं हम, इसके अलावा ऑटोमोबाइल की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन की। नॉइज़ जो पॉल्यूशन होता है वो भी एयर पॉल्यूशन के अंदर आता है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2013 और नीट 2020 में ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो आपको ये भी याद रखना। देखिए, इन इंडिया द एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू द फोर्स इन 1981। यानी जो इंडिया के अंदर जो एयर एक्ट है, एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन वाला जो एक्ट है वो कब आ गया था, 1981 के अंदर आ गया था। फिर उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है कुछ चेंज किए गए, कब, 1987 में। और फिर क्या कर लिया गया, चेंज करके नॉइस जो होती है उसको भी एयर पोल्यूशन में रख लिया गया। यानी जो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है उसको भी किस में रख लिया गया, यहाँ पर एयर पोल्यूशन के अंदर रख लिया गया। अब नॉइस क्या करती है, क्या कुछ होता है वो देखते हैं। नॉइस इज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड, यानी जो साउंड है उसका अनडिजायरेबल हाई लेवल जब हो जाता है तो उसी को बोलते हैं नॉइस। वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएटेड लाउड साउंड विद प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, नॉट रियलाइजिंग दैट नॉइस कॉज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द ह्यूमन। तो अब देखिए, बहुत सारे जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पे आप देखते हो डीजे वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल पे बढ़ते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो नॉइस पोल्यूशन होता है, और वो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही डिसऑर्डर करता है ह्यूमन को। अब आप यहाँ पे आगे भी देख सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है, द बिगर द सिटी द बिगर द फंक्शन द ग्रेटर द नॉइस। यानी अगर बड़ी सिटी है तो उसमें बड़ा फंक्शन और फिर उतनी ही ज़्यादा उसमें नॉइस होगी। ए ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 dB और मोर जनरेटेड बाय टेकिंग ऑफ ए जेट प्लेन रॉकेट मे डैमेज ईयर ड्रम, दस परमानेंटली इंपेयरिंग द हियरिंग एबिलिटी। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि 80 डेसिबल या इससे नीचे वाली जो साउंड होती है वो आपकी नॉइज़ के अंदर नहीं आती, उससे ऊपर वाली सब नॉइज़ के अंदर आती है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर देखिए, जो 180 डेसिबल जो यूनिट है साउंड की मेजर करते हैं जिससे, तो 180 डेसिबल जो होता है, अगर ये 150 डेसिबल पहुँच जाते, 150 डेसिबल कब होता है, जब यहाँ पर कोई जेट प्लेन या फिर रॉकेट जब टेक ऑफ कर रहा होता है तो उस टाइम पे जो साउंड निकलती है वो लगभग 150 डेसिबल निकलती है। और उससे क्या हो सकता है, जो ईयर ड्रम है वो कंप्लीटली डैमेज हो सकते हैं और वो परमानेंटली जो है वो हियरिंग एबिलिटी चली जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यानी इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। इवन क्रोनिक एक्सपोजर टू ए रिलेटिवली लोअर नॉइस लेवल ऑफ सिटीज़ में परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटी टू ह्यूमन। नॉइस ऑल्सो कोज, अब नॉइस की वजह से क्या होता है, स्लीपलेसनेस आती है, इंक्रीज हार्ट बीट हो जाती है, अल्टरनेट ब्रीथिंग पैटर्न, दस कंसिडरेबली स्ट्रेसिंग ह्यूमन, और इसकी वजह से ह्यूमन को स्ट्रेस भी हो सकता है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है। अब आगे देखिए, considering the many dangerous effect of noise pollution, can you identify the unnecessary sources of noise pollution around you which can be reduced immediately without any financial loss to anybody। अब यहाँ पर ये सिंपल बोला गया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आसपास होती है जिससे नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है, उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अब देखिए, रिडक्शन ऑफ नॉइस इन अवर इंडस्ट्री कैन बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल और बाय मफलिंग नॉइस। यानी यहाँ पे हम जो साउंड को एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल वगैरह हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो नॉइस है वो रिड्यूस हो जाएगी। स्ट्रिगेंट फॉलोइंग ऑफ लॉज लेड इन द डाउन इन द रिलेशन ऑफ नॉइस लाइक डिलिमिशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन अराउंड हॉस्पिटल एंड स्कूल, परमिजेबल साउंड लेवल ऑफ क्रेपन एंड लाउड स्पीकर। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हॉर्न फ्री जोन्स कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे हॉर्न नहीं बजेगा, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, इसके आसपास एरिया में जो साउंड का लेवल है क्रैकर वगैरह का वो काफ़ी कम रख सकते हैं। जो लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं जो बजते हैं, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मंदिर वगैरह, तो उनके अंदर जो है उनको भी हम जो एक लेवल रख सकते हैं कि इस लेवल से ज़्यादा ये नहीं बजने चाहिए। टाइमिंग देख सकते हैं कि किस टाइम से पहले या बाद में नहीं बजने चाहिए। विद लाउड स्पीकर कैन नॉट बी प्लेड, और आपको पता है कि इंडिया में लॉ भी है कि 10 PM के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। नीड टू बी इन्फोर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द नॉइज पोल्यूशन। इस टाइप से हम नॉइज पोल्यूशन से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोलिंग व्हीकुलर एयर पोल्यूशन, ए केस स्टडी ऑफ दिल्ली। यानी जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन में। केस स्टडी है दिल्ली की, उसको हम स्टडी करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2022 में क्वेश्चन आया था। कहाँ से आया था वो अभी आपको मैं बताऊँगा। विद इट्स वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिकल, दिल्ली लीड्स द कंट्री इन इट्स लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन।
यानी सबसे ज़्यादा व्हीकल्स जो है वो दिल्ली के अंदर मिलते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे एयर पोल्यूशन जो वो सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली के अंदर मिलता है। इट इज़ मोर कार्स देन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड वेस्ट बंगाल पुट टुगेदर, यानी टोटल जो कार्स है वो गुजरात और वेस्ट बंगाल के अंदर उनको ऐड कर दो, उतनी अकेली केवल दिल्ली के अंदर है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इन द 1990s दिल्ली रैंक 4th अमॉन्ग द 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी 1990s के टाइम पे जो दिल्ली थी वो टॉप 4th के अंदर आती थी, जहाँ पे सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी जो वर्ल्ड की है उनके अंदर। अब आपको बता दूं कि करंट टाइम पे नंबर 1 पे चल रही है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड जो है वो दिल्ली है, और नंबर 2 पे आता है कोलकाता, यानी इन दोनों का नंबर जो 1 और 2 चल रहा है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ 2022 के अंदर। बट मैं आपको यहाँ पे जो एनसीईआरटी में लिखा वो ये याद रखना है कि 1990s के अंदर ये 4th नंबर पे थी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। आगे लिख रखा है देखिए, एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स इन दिल्ली बिकम सो सीरियस दैट ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी एक PIL डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इतना ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली के अंदर बढ़ रहा था। आफ्टर बीइंग censured very strongly by the Supreme Court under its directive, the government was asked to take within a specific time period appropriate measure, including switching over the entire fleet of public transport, example buses, from diesel to CNG। यानी फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया और फिर उनको सब कुछ बताया गया, और फिर क्या हुआ, जितनी भी बसेस जो दिल्ली के अंदर चल रही थी, एनसीआर के अंदर चल रही थी, उनको दिल्ली से जो डीजल से किस में कन्वर्ट कर दिया गया, CNG में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी अब जो दिल्ली के अंदर बसेस चल रही थी वो CNG पे चल रही है। ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन CNG बाय द एंड ऑफ 2002, यानी 2002 के अंदर सभी बसेस को CNG पे जो है वो यहाँ पर रन करने लगी। यू मे आस्क द क्वेश्चन ऑफ टू वाई CNG इज बेटर देन डीजल। अब यहीं से जो आंसर आता है, यहीं से नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया डीजल से CNG ज़्यादा बेटर कैसे है। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है यहीं से 2022 में क्वेश्चन आया था। पहला पॉइंट है CNG बर्न्स मोर एफिशिएंटली, यानी अगर डीजल और CNG को बर्न करेंगे तो CNG जो है वो कम जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करेगी, पोल्यूटेंट्स ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो मोस्ट एफिशिएंटली बर्न हो जाती है अनलाइक पेट्रोल और डीजल। सेकेंड क्या है, इन द ऑटोमोबाइल एंड वेरी लिटिल ऑफ इट्स लेफ्ट अनबर्न, यानी ये ऑटोमोबाइल के अंदर अच्छे से बर्न हो जाती है और बहुत ही कम जो है वो अनबर्न बनते हैं। CNG इज चीपर देन द पेट्रोल और डीजल, इसके अलावा जो CNG थी वो चीप थी कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। इसके अलावा कैन नॉट बी साइफर्ड बाय द थीव्स एंड एडल्ट लाइक पेट्रोल एंड डीजल, इसके अलावा जो थीव्स है उसको चुरा नहीं सकते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल को हम किसी भी चीज़ में डालकर ले जा सकते हैं, उस टाइप से नहीं हो सकता था। इसके अलावा एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है उसके अंदर कोई मिक्स नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोल डीजल के अंदर पानी वगैरह मिक्स कर सकते हैं, ऐसा कुछ मिक्स नहीं हो सकता है CNG के अंदर। द मेन प्रॉब्लम विद स्विचिंग ओवर टू CNG इज द, बट इसके अलावा प्रॉब्लम्स भी थी, क्या थी, द मेन प्रॉब्लम विद स्विचिंग ओवर CNG इज द डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइन टू डिलीवर CNG थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, पंप्स एंड इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड सप्लाई। तो CNG को सप्लाई करने के लिए बहुत सारी पाइपिंग वगैरह जो थी वो पूरी वहाँ पे बिछानी पड़ेगी, ताकि जहाँ से भी हम इसको ला रहे हैं वहाँ से उस सिटी तक, उस पॉइंट तक वो पहुँच पाए। इसके अलावा जो सप्लाई हो वो अनइंटरप्टेड रहे, यानी कहीं पर भी उसमें इंटरप्शन आए, सप्लाई रुके नहीं। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप टेकन इन दिल्ली फॉर रिड्यूसिंग व्हीकुलर पोल्यूशन इंक्लूडिंग फेसिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल। इसके अलावा दिल्ली में और बहुत सारी चीज़ें की गई। पहले जो ओल्ड व्हीकल थे उसको सिटी से बाहर निकाला गया, यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल को कम्प्लीटली अनलेडेड किया गया, यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, इसके अलावा पेट्रोल और डीजल का जो था उसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी काफ़ी कम रखी गई। यूज़ ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंगेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर द व्हीकल। इसके अलावा यहाँ पर जो कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ किए गए, इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो लॉ थे व्हीकल्स के लिए उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया। स्ट्रिकेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना। ओके, और क्या किया गया, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैड लेड आउट ए रोड मैप टू कट डाउन व्हीकुलर पोल्यूशन इन इंडिया सिटीज़। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया, एक न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाया गया जिसके द्वारा जो है वो व्हीकुलर पोल्यूशन को इंडिया के अंदर कम किया जा सके। मोर स्ट्रिगेंट नॉर्म्स फॉर फ्यूल्स मीन स्टेडली रिड्यूसिंग द सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल। इसके अलावा जो नॉर्म्स थे फ्यूल के लिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट किए गए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो पेट्रोल और डीजल थे, जो पेट्रोलियम के पदार्थ थे, उनके अंदर जो सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट है उसको काफ़ी कम किया गया। फॉर एग्जांपल यूरो 3 नॉर्म्स, यूरो 3 जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर नॉर्म्स चलते हैं, तो वहाँ पर वो जो यूरो 3 नॉर्म्स है उसमें क्या हुआ, फॉर एग्जांपल स्टिपुलेट दैट द सल्फर
be controlled at 350 parts per million, that is ppm in the diesel and 150 ppm in the petrol। उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो डीजल है, डीजल के अंदर आपका सल्फर जो है वो केवल 350 ppm होना चाहिए, यानी टोटल 350 पार्ट्स से होने चाहिए। 1 मिलियन जो है उस पार्ट्स के अंदर केवल 350 जो वो सल्फर के पार्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल की बात करें तो वहाँ पे 150 ppm किया गया। इसके अलावा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था उसको कंटेन किया गया एट 42% ऑफ द कंसनट्रेटेड फ्यूल, यानी जो टोटल कंसनट्रेटेड फ्यूल है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन जो होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो 42% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये किसका था? यूरो 3 नॉर्म्स का गोल था। और आगे उसको क्या करना था? द गोल अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू रिड्यूस सल्फर टू द 50 ppm, यानी यहाँ पर जो है वो पेट्रोल के अंदर 350 से 150 से 50 ppm पे लाना था, एंड डीजल एंड ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ 35% ऑफ द हाइड्रोकार्बन, और जो हाइड्रोकार्बन 42% पे है उसको 35% पर लाना है। कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्यूल व्हीकल इंजन विल ऑल्सो नीडेड टू बी अपग्रेडेड, इसके अलावा जो व्हीकल के इंजन है उनको भी अपग्रेड करना था। आगे लिखा देखिए, मास इमिशन स्टैंडर्ड बाथ स्टेज 2 विच इज इक्विवेलेंट टू द यूरो 2 नॉर्म्स आर नो मोर एप्लीकेबल इन एनी ऑफ द सिटीज इन इंडिया। डिटेल ऑफ द लेटेस्ट इमिशन स्टैंडर्ड इन द इंडिया आर प्रोवाइडेड। अभी आपको करंटली पता है कि यहाँ पर जो है वो BS6 चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया जो है वो BS6 चल रहा था। BS4 के बाद में डायरेक्टली 5 को स्किप करके क्या ले आया गया था? BS6 ले आया था, ये आपको पता होगा। बट यहाँ पर केवल BS4 की बात की गई है। देखिए BS4 में क्या गया? टेबल शोइंग द मास इमिशन ऑफ स्टैंडर्ड इन इंडिया, टाइप्स ऑफ व्हीकल 4 व्हील 3 व्हील 2 व्हील के अंदर बात स्टेज 4 आ गई थी। कब? अप्रैल 2017 में। तो थ्रू आउट द कंट्री 2017 में BS4 आ गई थी, फिर 2-3 सालों के बाद में वहाँ पर BS6 लाया गया, डायरेक्टली BS5 जो था उसको स्किप किया गया। Thanks to the effort made, the air quality of Delhi has significantly improved. According to an estimate, a subsequent fall of CO2 and SO2 has been found in the Delhi between 1997-2005 में जो SO2 और CO2 का लेवल काफ़ी डिप डाउन हुआ है, फिर भी हमारी जो दिल्ली है वो नंबर 1 है ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर मोस्ट पॉल्यूशन के अंदर अब भी। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि वाटर पॉल्यूशन क्या कुछ होता है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव बीन अब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग इनटू देम ऑल काइंड ऑफ द वेस्ट। अब देखिए हमें ये लगता है कि वाटर भी कोई पॉल्यूशन हो सकता है, तो आप इसको सिंपल समझ लीजिए कि अगर आप जहाँ पे भी टैप वाटर से पानी पी रहे हो फिर उसको गिरा रहे हो तो वो सीवेज बाहर निकल रहा है, तो क्या वो सीवेज वाला पानी आप पी सकते हो? नहीं। तो वहाँ पे वो सीवेज वाला पानी क्या हो गया? सारा का सारा वो पोल्यूटेंट हो गया। तो सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि वाटर भी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। अब इसमें कैसे होता है, क्या कुछ होता है? देखिए, वी टेंड टू बिलीव दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग नॉट टेकिंग ऑर्गेनाइज ऑफ द फैक्ट दैट द वाटर बॉडीज आर ओवर लाइफ लाइन एज वेल एज ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हमें हाथ धोने हो, नहाना हो, कपड़े धोने हो, हम सब चीज़ में क्या यूज़ करते हैं? वाटर यूज़ करते हैं। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो वाटर बॉडीज़ है वो लाइफ लाइन है। अगर हमें पीने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो अगर नहीं होगी तो फिर हम पानी पिएंगे कैसे? अब आप कहोगे 70% है, पर आपको ये भी पता है कि सारा पानी जो होता है वो प्योर नहीं होता है, उसको हम पी नहीं सकते हैं। जैसे सीवेज वाला पानी हम नहीं पी सकते, वो भी पानी आता है उस टाइप से। Can you list what all we tend to try and wash away through our rivers and drains due to such activities of humankind? The ponds, lakes, streams, rivers, estuaries and ocean are becoming polluted in several parts of the world. Estuaries क्या होती है? जहाँ पे जो रिवर होती है वो ओशन के साथ में मीट करती है, वो वाला पोर्शन estuaries होता है। मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर भी हमने ये बात बताई थी। तो ये जहाँ पे भी ये जो वाटर बॉडीज़ है वो क्या हो रही है? बिकम पोल्यूटेड हो रही है सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीननेस ऑफ द वाटर बॉडीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। अभी देखिए बहुत सारे एक्ट आ रहे हैं, ईयर लिखा हुआ है, तो ये एक्ट वाले आपको खासकर याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ सकता है, पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वाटर जो प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट था वो कब आया था? 1974 में आया था, टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज। अब हम आगे बात करते हैं डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के बारे में। अब देखिए डोमेस्टिक सीवेज तो आपको पता है जो घरों से निकलता है। इंडस्ट्रियल क्या होता है? जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला इफ्लुएंट जो बिल्कुल मतलब गंदगी है, जो गंदा पानी है, वो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, एज वी वर्क विद द वाटर इन आवर होम्स इन द सिटीज एंड टाउन वी वॉश एवरीथिंग इनटू ड्रेन। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द सीवेज दैट कम आउट ऑफ होज गोज? व्हाट हैपन इन द विलेजेस? इज द सीवेज ट्रीटेड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिवर एंड मिक्स विद इट? ए मेरे 0.1% impurities make domestic sewage unfit for the human beings। यानी जो डोमेस्टिक सीवेज होता है, अब आप यहाँ पे देखिए ये है कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर जो कि डोमेस्टिक सीवेज निकलता है, उसमें जो वाटर होता है वो 99.9
आपका वाटर ही होता है, H2 होता है। अब देखिए केवल 0.1% इम्प्योरिटीज़ होने के बाद में वो कंप्लीटली क्या बन गया, डोमेस्टिक सीवेज बन गया, जो कि ह्यूमन के लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। अब उस इम्प्योरिटीज़ जो 0.1 है उसके अंदर क्या क्या होता है, एक होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड, जैसे सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, ये सब कुछ किसके अंदर आएगी, सस्पेंडेड सॉलिड के अंदर आएगी। सेकंड होता है कोलोइडल मटेरियल। कोलोइडल मटेरियल जैसे आपका फीकल मैटर हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, फाइबर हो गया, ये सब कुछ आते हैं आपके कोलोइडल मैटर के अंदर। थर्ड आता है डिजोल्ड मटेरियल, जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स हो गए, जैसे नाइट्रेट, एमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ये सब कुछ मिला के जो होते हैं उस डोमेस्टिक सीवेज के अंदर वो केवल 0.1 होता है, बाकी 99.9% क्या होता है, वाटर होता है। तो ये चीज़ आपको पता होगी। यू हैव रीड अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन द चैप्टर 10, हमने ये बात कर चुके हैं, ये चैप्टर भी हम कर चुके हैं। सॉलिड्स आर रिलेटिवली ईजी टू रिमूव, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव। तो आपको पता है वहाँ पे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट किया था। प्राइमरी के अंदर हमने सॉलिड वेस्ट निकाला था जो कि काफ़ी आसान था, और सबसे मुश्किल क्या था, डिजोल्ड साल्ट सच एज नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल, आयन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब कुछ होते हैं, उनको बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेंट बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसमें सबसे ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, विच रियडली डिकम्पोज, वो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, थैंक्स टू द बैक्टीरिया अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन मल्टीप्लाई यूजिंग दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज सबस्ट्रेट एंड हेंस यूटिलाइज सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सीवेज। अब यहाँ पर होता है क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करके अपने फूड की तरह यूज़ करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। It is possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in sewage water by measuring biochemical oxygen demand। ये जो हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था वहाँ पर ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी उस फूड को कंज्यूम करने के टाइम पे जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि उस टाइम पे बढ़ जाती है जहाँ पर भी ऑर्गेनिक मैटर जो है सीवेज वगैरह वो वाटर में डाला जाता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, अभी आपको बता चुका कि बैक्टीरिया जब उस फूड को कंज्यूम करेगा तो वहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज़ करेगा। In the chapter on microorganism, you have read about the relation between BOD microorganism and the amount of biodegradable matter। ये हम उस चैप्टर के अंदर पढ़ के आते हैं, BOD वगैरह क्या होते हैं, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह होता है। अब देखिए फिगर यहाँ पे बोला गया है 16.3। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले जो BOD वाला पोर्शन है यहाँ से 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, और ये जो पैराग्राफ अभी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से आपका AIPMT 2009 में, 10 में, 12 में, इसके अलावा नीट 2015 में और 16 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा क्या लिख रखा है देखिए ध्यान से। फिगर 16.3 शो सम ऑफ द चेंजेस दैट यू मे हैव नोटिस फॉलोइंग डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू वाटर। जैसे भी हम जो है वो सीवेज को रिवर के अंदर डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको जब कंज्यूम कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उस टाइम के उनको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, जिसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। एंड एज ए रिजल्ट देयर इज ए शार्प डिक्लाइन इन द डिजोल्ड ऑक्सीजन। अब वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो वाटर के अंदर जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। उससे क्या होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, एंड एज ए रिजल्ट देयर इज ए शार्प डिक्लाइन इन द डिजोल्ड ऑक्सीजन डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज, दिस कॉज मोर्टेलिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर। उसकी वजह से जो वहाँ पर फिश वगैरह है वो डिसअपियर हो जाएगी, उनको डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है। जितनी ऑक्सीजन थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कंज्यूम कर ली, जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको डिजोल्व करने के लिए। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे डायग्राम है वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए इस वाले डायग्राम की यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए सीवेज ट्रीटमेंट डाला गया है। ये रेड लाइन है वो डिजोल्ड ऑक्सीजन है, मतलब वाटर के अंदर पहले ऑक्सीजन इतनी सारी थी और BOD थी वो काफ़ी कम थी, मतलब उसकी ऑक्सीजन की डिमांड जो थी वो काफ़ी कम थी। पर जैसे ही सीवेज ट्रीटमेंट यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर आ गया। जैसे ऑर्गेनिक मैटर आया तो वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो तुरंत उसको क्या करने लगेंगे, डिग्रेड करने लगेंगे। जब वो उसको डिग्रेड करने लगेंगे तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कम होने लगेगा, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन होगी उसको कंज्यूम करेंगे। तो एकदम से देखिए शार्प फॉल आएगा ऑक्सीजन के अंदर, शार्प फॉल आ गया। पहले इतनी चल रही थी और एकदम से यहाँ पे आ गया, तो मतलब वो थी शार्प फॉल आ गया ऑक्सीजन के अंदर। क्यों? क्योंकि जितनी भी डिजोल्ड ऑक्सीजन थी वो धीरे धीरे उन्होंने कंज्यूम कर ली, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट थे उन्होंने। और जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो बढ़ गई। ऑक्सीजन जैसे जैसे कम होती जाएगी तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो पहले ऑक्सीजन की डिमांड इतनी थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, काफ़ी बढ़ गई। तो इस टाइप से फिर धीरे धीरे आप देखोगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो में ऐसे चल रहा है। तो धीरे धीरे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे पूरा जो ऑर्गेनिक मैटर उसको डिजोल्व करते रहेंगे तो ऑक्सीजन वापस अपने लेवल पे आता रहेगा, तो वो अपने लेवल पे आता रहेगा और BOD धीरे धीरे कम होता रहेगा, वो भी वापस नीचे आ जाएगा इस टाइप से। और एकदम जहाँ पे हम सीवेज को ट्रीटमेंट को रिलीज करेंगे तो वहाँ पे आपने देखा जो ऑक्सीजन थी डिजोल्ड ऑक्सीजन वो काफ़ी कम हो गई। उसकी वजह से क्या हो जाएगी, वहाँ
पे आसपास पे जो एरिया में जो फिश है उनकी डेथ हो जाएगी और वहाँ पे जो क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म है वो भी वहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। धीरे धीरे वापस से जो वाटर है वो आगे क्लियर दिखाई देगा, तो रीअपियर ऑफ द क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म वहाँ पे वापस हमें दिखाई दे जाएंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 16.3 में क्या बताया गया है। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिए ब्लूम्स की, एल्गल ब्लूम्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर ऑल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक, यानी जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर न्यूट्रिएंट्स है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वहाँ पे प्लैंक्टोनिक है, प्लैंक्टोनिक क्या होते हैं, जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी है वो काफ़ी एक्सेसिव मात्रा में ग्रो कर जाएगी और उसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन एंड एल्गल ब्लूम, उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। अब इससे होता क्या, देखिए विच इम्पार्टेड डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज, जो वाटर है वहाँ पे उसके ऊपर जो है वो ग्रीन कलर सा दिखाई देने लगेगा। एल्गल ब्लूम्स कोज डिटेरियोशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी, उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर क्वालिटी है वो कम हो जाएगी और फिश की डेथ भी होने लगेगी। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सटेंसिवली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स, और कुछ ऐसी जो ब्लूम्स होती है एल्गी की वो काफ़ी टॉक्सिक होती है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। रेड एल्गी वगैरह के बारे में आपने अगर कुछ पढ़ा तो, और जो हमारा सेकंड चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर क्लास 11th के अंदर, वहाँ पे भी हमने कुछ इस टाइप से पढ़ा था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ग्रीन कलर हो, वो रेड कलर भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के कलर भी हो सकते हैं। यू मे हैव सीन द, अब आगे हम बात करते हैं, ये तो था एल्गल ब्लूम के बारे में, और एल्गल ब्लूम यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे जाएगा। ये एक वाटर बॉडीज है, इसके ऊपर ये जो ग्रीन है ये सब कुछ एल्गल ब्लूम है, ये एल्गी काफ़ी ग्रो कर चुकी है, इसके नीचे आपको वाटर है। क्लियर हो गया, ओके। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, वाटर हाइसिंथ के बारे में बात करेंगे। वो क्या होता है, कैसे होता है, ये देखिए। यू मे हैव सीन द ब्यूटीफुल मर्व कलर्ड फ्लावर्स फाउंड ऑन द वेरी अपीलिंग शेप्ड फ्लोटिंग प्लांट्स इन द वाटर बॉडीज, यानी आपने कहीं ऐसी जगह जो है वो मैवी कलर्ड फ्लावर देखे होंगे और बहुत ही अच्छे लगते हैं वो, और वो प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर फ्लो करते रहते हैं। दीज प्लांट्स विच आर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर्स, ये इंडिया में पहले नहीं होते थे, पर किसी ने कोई ऐसे गया हुआ था, उसने देखा कि किसी जो वाटर बॉडीज़ है यानी बे ऑफ बंगाल में, टेरर ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये फ्लावर लगे हुए थे, उसने वहाँ से वो प्लांट लाकर अपनी वाटर बॉडीज़ में और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करने लगे। These plants which were introduced in India for their lovely flowers caused havoc by their excessive growth by causing blocks in our waterways, और इसमें जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे वो रिवर हो चाहे कोई पॉन्ड हो, उसके अंदर जो इसकी ग्रोथ होती है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव देम, यानी हम उसको रिमूव करेंगे उससे पहले वो ग्रो कर जाते हैं। दीज आर द प्लांट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ, ये जो प्लांट्स है वो कौन से हैं, वाटर हाइसिंथ है। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, इकोर्निया क्रेसिपस। जो इकोर्निया क्रेसिपस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, जो आपका वाटर हाइसिंथ है जिसको इकोनिया क्रेसिपस बोलते हैं, ये वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है, यानी पानी में होने वाली ऐसी वीड जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है क्योंकि इससे ब्लॉकेज वगैरह हो जाएगी और यहाँ पे जो जितनी भी ऑक्सीजन वगैरह वो कंज्यूम कर लेंगे। देखिए ऑल्सो कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल, अब आपको समझ आया इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं। ये बे ऑफ बंगाल में काफ़ी होती थी, अब भी होती है। दे ग्रो एबुडेंटली इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज, अब ये जो है वो एबुडेंटली ग्रो करती है यूट्रोफिक वाटर बॉडीज। अब ये यूट्रोफिक वाटर बॉडीज क्या होती है, यूट्रोफिक होती है जहाँ पे ऑर्गेनिक और न्यूट्रिएंट्स काफ़ी रिच हो, जिस वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं यूट्रोफिक। तो इस टाइप का वाटर जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड और न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी। एंड लीड टू द इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनेमिक ऑफ द वाटर बॉडीज, और उसकी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम चल रहा था चाहे वो किसी पॉन्ड का भी चल रहा हो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। सीवेज फ्रॉम आवर होम्स एज वेल एज फ्रॉम हॉस्पिटल आर लाइकली टू कंटेन मेनी अनडिजायरेबल पैथोजन, इसके अलावा जो हमारे होम्स से निकलने वाले हॉस्पिटल से निकलने वाले जो सीवेज होते हैं उसके अंदर अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो सकते हैं। एंड इट डिस्पोजल इनटू वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करके इसको डायरेक्टली रिवर में छोड़ दिया जाए, मे कोज आउटब्रेक ऑफ सीरियस डिजीज, उसकी वजह से बहुत सारी सीरियस डिजीज हो सकती है जैसे डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, क्लोरेला वगैरह जो है वो डिजीज हो सकती है। आगे देखिए, अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज
वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा ऑफन कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस। अब जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला सीवेज है वो वाटर में बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। इसके अलावा हैवी मेटल जो होते हैं वो भी रिलीज करते हैं, नोटेबली हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स किसको बोलते हैं पहले ये पता होना चाहिए। डिफाइंड एज द एलिमेंट विद डेंसिटी ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी जिसकी डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 5 ग्राम से ज़्यादा है, वो किसके अंदर आते हैं, वो हैवी मेटल्स के अंदर आते हैं। जैसे आपका मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, इस टाइप के ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ये भी वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। इसके अलावा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी रिलीज किए जाते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनके द्वारा। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल चुकी होगी कि अब हम बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन के बारे में। अब होता क्या देखिए, ए फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, यानी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होती हैं, कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, वो चीज़ जो स्मॉल होती है वो धीरे धीरे लार्ज होती जाती है। अब बायोलॉजिकली अगर वो हो रही है तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब ये कैसे होता है देखिए, इन द एक्वेटिक फूड चेन। अब ये जो बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, जो एक्वेटिक फूड चेन होती है उसके अंदर। फूड चेन, फूड वेब, ये हम लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। क्या ट्रॉफिक लेवल वगैरह होते हैं वो भी हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, यानी जैसे जैसे आगे जो प्लांट्स बढ़ते जाएंगे वहाँ पे वो ट्रॉफिक लेवल जो है, जो फूड चेन बढ़ती जाएगी तो उसके अंदर जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। दिस हैपन्स बिकॉज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी। अब ये होता क्या है, क्योंकि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जिसने उस टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्यूमुलेट किया है वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, यानी उसको जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और ना ही उसको एक्सक्रीट कर पा रहा है, एंड इज दस द पास्ट ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी वो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पहुंचा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, दिस फिनोमेना इज वेल नोन फॉर द मर्करी एंड DDT। ये जो फिनोमेना होता है बायोमैग्निफिकेशन वाला, ये दोनों में होता है, एक मरकरी के अंदर और एक DDT। ये अगर किसी के अंदर चले जाते हैं तो वो फूड चेन के अंदर आगे से आगे चले जाते हैं, क्योंकि ना ये मोटेबलाइज्ड होते हैं ना ही ये एक्सक्रीटेड होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पूरा पैराग्राफ है इससे नीचे वाला यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, AIPMT 2009 में, 12 में और नीट 2000 आपका 16 में क्वेश्चन आ चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखिए फिगर 16.5 अभी देखेंगे एक बार, शोज बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT। यहाँ पर जो बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT दिखाया गया है एक्वेटिक फूड चेन में, इन दिस मैनर द कंसंट्रेशन ऑफ DDT इज इंक्रीज एज सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, यानी जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पे आगे चढ़ते जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है DDT का वो बढ़ता जा रहा है। देखिए इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम 0.003 ppb दैट इज़ पार्ट्स पर बिलियन, यानी जो आपके पार्ट्स पर बिलियन के अंदर जो DDT है, अब यहाँ पे इन वाटर इट कैन अल्टीमेटली रीच एज 25 ppm। ये 25 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में पहुँच जाता है। जो बिलियंस में था वो मिलियंस में पहुँच जाता है। बिलियंस आपको पता है बहुत बड़ा नंबर है और मिलियंस बहुत ही कम नंबर है। अब आप ये मत समझना कि बहुत कम हो गया, नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ चुका है। इसको ऐसे समझिए, आपको कोई कहता है कि आप जो है वो अकेले हो करोड़ों में, यानी आप करोड़ों में अकेले हो तो आपकी जो मतलब जो वैल्यू हो वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर आप कहते हैं आप जो है वो केवल लाखों में एक हो, आप केवल लाखों में एक हो, तो करोड़ों से लाखों मतलब आप अब बहुत ही कम रह गए हो। पहले आप करोड़ों में एक थे, अब आप लाखों में हो, तो आपका नंबर जो है वो बढ़ गया, मतलब आप जैसे बहुत सारे हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस टाइप से यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 25 ppm है, मतलब मिलियन में ये अमाउंट बढ़ चुका है। इन फिश ईटिंग बर्ड्स, ये ppm किस में होता है, जो फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उसमें पहुँच जाता है थ्रू बायोमैग्निफिकेशन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स। अगर DDT बढ़ेगा बर्ड्स के अंदर तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, विच कोज थिनिंग ऑफ एग सेल, जिसकी वजह से उसका जो एग सेल होता है वो काफ़ी थिन हो जाता है, एंड देयर प्री मेच्योर ब्रेकिंग, उसकी वजह से जो एग होता है वो प्री मेच्योर ब्रेक हो जाता है, इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन द बर्ड पॉपुलेशन, उसकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन भी कम हो जाती है जो एक्वेटिक फूड चेन में होते हैं। देखिए बायोमैग्नीशियन ऑफ DDT यहाँ पे दिखाया गया कि वाटर के अंदर 0.003 है, जू प्लांक्टन के अंदर वो पहुँच के 0.04 ppm हो जाता है, जो ppb था वो ppm हो जाता है,
फिर आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल फिश के अंदर वो 0.5 ppm हो जाता है, लार्ज फिश के अंदर 2 ppm हो जाता है, और यहाँ पर जो फिश ईटिंग बर्ड्स है उसके अंदर 25 ppm हो जाता है। तो ये जो पॉइंट नंबर है ये भी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं यूट्रोफिकेशन के बारे में। जो यूट्रोफिक होता है वो मैंने आपको बताया था। यूट्रोफिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक और जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं यूट्रोफिक बॉडी। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखिए, इज द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर, यानी उसका जो वाटर है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उसकी वजह से जो वो लेक है वो धीरे धीरे उसकी एजिंग हो जाएगी, यानी वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इन ए यंग लेक, अगर एक स्टार्टिंग में नई नई लेक बनी है तो वहाँ पे कैसा होता है, वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर स्पॉटिंग लिटिल लाइफ, यानी वहाँ पे जो वाटर होता है वो काफ़ी कोल्ड होता है, काफ़ी क्लियर होता है, और बहुत थोड़ी सी वहाँ पे लाइफ होती है उस एक्वेटिक उस वाटर के अंदर। विद टाइम पर जैसे जैसे समय के साथ में स्ट्रीम ड्रेनिंग इनटू द लेक्स, यानी नदी से कहीं झरने से कहीं और से पानी उस लेक के अंदर आने लगता है, इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, दो मेन मेंशन किए गए हैं। और ये जो यूट्रोफिकेशन वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट याद है, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2007 में, 2011 में, नीट 2016 और नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका है यूट्रोफिकेशन से। तो इसलिए आपको ये भी समझना होगा कि कौन से मेनली न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है। विच इनक्रेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे अब क्या होगा, पहले लिटिल लाइफ थी जब वो नेचुरल यंग थी, कोल्ड वाटर था, अब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है वो ग्रो होने लग जाएगी। एज द लेक फर्टिलिटी इंक्रीज, क्योंकि लेक की फर्टिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ बर्जन्स, अब बर्जन्स का मतलब क्या होता है, बहुत रैपिडली कोई चीज़ ग्रो कर रही है उसको बोलते हैं बर्जन्स। एंड ऑर्गेनिक रिमेन बिगिनस टू डिपॉजिट ऑन द लेक बॉटम, और जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो बॉटम के अंदर जाने लगेंगे। ओवर द सेंचुरीज ऑल सिल्ट एंड द ऑर्गेनिक डिप्राइज पाइलअप, द लेक ग्रो सेलोवर एंड वार्मर, तो उसके बाद में क्या हो जाएगी, जो लेक है वो धीरे धीरे सेलोवर हो जाएगी, जो पहले बिल्कुल क्लियर थी उसमें वाटर अब सेलो दिखाई देने लगेगा, जो पहले कोल्ड वाटर था वो अब वार्मर होगा, जो लिटिल लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा रैपिडली हो चुकी है ग्रो। विद वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म सप्लांटिंग दोज दैट थ्राइव इन द कोल्ड वाटर, तो वो जो एनिमल जो पहले कोल्ड वाटर में रहते जैसे वाटर वार्म हो जाएगा अब वो एनवायरनमेंट के अंदर वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मार्स प्लांट टेक रूट इन द शेलो एंड बिगिंस टू फिल द ओरिजिनल लेक बेसिन, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो मार्स प्लांट्स वगैरह वो ग्रो करने लग जाएंगे। इवेंचुअली द लेक गिव अवे टू द लार्ज मासेज ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स बॉग फाइनली कन्वर्टेड इनटू लैंड, और धीरे धीरे जो वो लेक थी वो लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। डिपेंडिंग अपनी वो भी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक और अदर फैक्टर, तो यहाँ पे ये क्लाइमेट भी देखा जाएगा, साइज ऑफ लेक भी देखा जाएगा और अदर फैक्टर भी देखे जाएंगे। नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक में स्पेन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जो अगर नेचुरली धीरे धीरे जो है वो लेक एजिंग ले रही है तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे, हज़ारों साल लगेंगे। बट हावेवर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम मेन्स एक्टिविटी, जो मेन्स की एक्टिविटी से जो पॉल्यूटेंट्स आई हैं लाइक इफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड होम्स कैन रेडिकली एक्सेलरेट द एजिंग प्रोसेस, उसकी वजह से क्या हो जाए, लेक का एजिंग प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो चुका है। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना हैज़ बीन कॉल्ड एज कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, या तो उसको कल्चरल बोल सकते हैं या फिर उसको एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन भी बोल सकते हैं। During the past century, lakes in many parts of the earth have been severely eutrophied by sewage and agricultural and industrial waste. The prime contamination are the nitrate and phosphate, which act as the plant nutrients. They overstimulate the growth of the algae, causing unsightly scum and unpleasant odor. अब उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे कंटेमिनेटेड काफ़ी ग्रो हो जाएगा नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट के, जो कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करेंगे। उसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा ग्रोथ ऑफ एल्गी वगैरह, और इस टाइप से अनप्लेजेंट ऑर्डर वगैरह आने लगेंगे, बहुत से ऐसे स्कम वगैरह हो जाएंगे। दे रोबिंग द वाटर ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन वाइटल टू द एक्वेटिक लाइफ, उसकी वजह से वो ऑक्सीजन जो डिजोल्ड ऑक्सीजन थे वो कंज्यूम करने लगेंगे और वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ थी उनकी डेथ होने लगेगी। एट द सेम टाइम अदर पोल्यूटेंट्स फ्लोइंग इनटू ए लेक में पॉइजन होल पॉपुलेशन ऑफ द फिश, अगर और ज़्यादा पोल्यूटेंट्स वहाँ पे आ गया तो वो कम्प्लीटली पॉइजन हो जाएगा वाटर, और वहाँ पे जितनी भी फिश थी वो वहाँ पे डेथ हो सकती है। हुज डिकम्पोजिंग रिमेन फर्दर डिप्लीटिंग द वर्ल्ड डिजोल्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन सच फैशन ए लेक कैन लिटरली चोक टू डेथ, और फिर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वो जो लेक है उसकी डेथ हो जाएगी। ये था किसके बारे में, यूट्रोफिकेशन के बारे में। इसके अलावा क्या होगा देखिए, हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर, अगर वहाँ पे स्टार्टिंग में जो लेक थी वो कोल्ड थी, अगर वहाँ पे और चीज़ें होती है जैसे हीटेड थर्मल वेस्ट वाटर आ जाएगा। फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड ड्यूटीज जैसे थर्मल पावर प्लांट कंस्टिट्यूट अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स, अगर थर्मल पावर प्लांट से जो हीटेड वाटर है वो वहाँ पर आ रहा है। थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू द हाई टेम्परेचर।
तो वहाँ पर अगर जो कोल्ड एनवायरनमेंट में रह रहे थे, अब वो हाई टेम्परेचर हो जाएगा वाटर का, तो वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एंड में इनहेंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड फिश इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज बट ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजीनियस फ्लोरा एंड फोना। इसके अलावा वहाँ पे जो ऑलरेडी फ्लोरा एंड फोना थे उसको भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा, जो कि कोल्ड एरिया में ग्रो कर पा रहे थे, बट अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे हॉट वाटर आ चुका है थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह या फिर इस टाइप की इंडस्ट्रीज से। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ए केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इंटीग्रेटेड क्या होता है, मतलब कई चीज़ों को मिलाकर, नेचुरली और जो मैन मेड प्रोसेस होते हैं उनको मिलाकर जो वेस्ट वाटर होता है उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसकी एक केस स्टडी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। पढ़ते हैं, देखिए। वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन इंटीग्रेटेड मैनर। जैसे सीवेज वगैरह हो गया, जो वेस्ट वाटर उसको इंटीग्रेटेड मैनर से भी ट्रीट किया जा सकता है बाय यूटिलाइजिंग ए मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेस। तो मैंने बताया था मैन मेड यानी आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस दोनों को मिक्स करके उनको किया जा सकता है। एग्जाम्पल है, देखिए। एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इनिशिएटिव इज टाउन ऑफ एरकाटा। जो एरकाटा एक टाउन है, कहाँ पे है, सिचुएटेड अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। जो कैलिफोर्निया उसका नॉर्दर्न कोस्ट है, वहाँ पर एक टाउन है। वहाँ पर क्या किया गया, देखिए। कोलैबोरेटिंग विद द बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी जो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी थे वहाँ पे जो बायोलॉजिस्ट थे उनके साथ में कोलैब किया गया, जो वहाँ पे टाउन में पीपल रहते हैं उन्होंने। द टाउन्स पीपल क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन ए नेचुरल सिस्टम। और उन्होंने एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट निकाला जो कि पूरा नेचुरल सिस्टम से चलेगा। द क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेज। यहाँ पे जो क्लीनिंग हो रही थी वेस्ट वाटर की वो 2 स्टेज में होगी। पहली स्टेज क्या है, द कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट आर गिवन। पहले उसको सेडिमेंट किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा और फिर उसको क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आफ्टर दिस स्टेज लोड्स ऑफ डेंजरस पोल्यूटेंट्स लाइक डिजोल्व्ड हैवी मेटल स्टिल रिमेन। तो उसकी वजह से भी, ये होने के बाद में भी जो हैवी मेटल वगैरह है वो अब भी वेस्ट वाटर के अंदर बच जाएंगे। उनको जो है वो कम्बाट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टू कम्बाट दिस एन इनोवेटिव अप्रोच वाज टेकन। उसके लिए क्या किया गया, देखिए। द बायोलॉजिस्ट डेवलप ए सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्सेस। उन्होंने जो है वो 6 कनेक्टेड मार्सेस जो है उसमें ग्रो किए ओवर द 60 हेक्टेयर ऑफ मार्स लैंड। जो वहाँ पे आसपास एरिया था 60 हेक्टेयर का, उसके अंदर उन्होंने मार्स के एरियाज ग्रो किए 6 अलग अलग। अप्रोप्रिएट प्लांट्स, वहाँ पे अप्रोप्रिएट प्लांट्स लगाए गए, एल्गी लगाई गई, फंजाई लगाए गए और बैक्टीरिया को ग्रो किया गया। वर सीडेड इन दिस एरिया विच न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेट द पोल्यूटेंट। तो वो क्या कर रहे थे, जो भी वहाँ पे पोल्यूटेंट थे उस वेस्ट वाटर के अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे या फिर उसको एब्जॉर्ब या फिर एसिमुलेट कर रहे थे। हैंस एज द वाटर फ्लोज थ्रू द मार्सेस इट गेट प्योरीफाइड नेचुरली। और धीरे धीरे जैसे उस मार्सेस से जो वाटर निकल रहा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कंप्लीटली प्यूरीफाई हो रहा था। द मार्सेस ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ए सेंचुरी। अब उसके बाद में उसको क्या बना दिया गया, सेंचुरी बना दिया गया विद ए हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी बढ़ गई थी। इन द फॉर्म ऑफ फिशेज, एनिमल्स, बर्ड्स दैट नाउ रिजाइड देयर। ए सिटीजन ग्रुप कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ द आर्काटा मार्स। एक ये जो है ग्रुप बना दिया गया जिसको फॉर्म बोलते हैं, यानी फ्रेंड्स ऑफ द आर्काटा मार्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड सेफगार्डिंग ऑफ दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। तो ये जो वंडरफुल प्रोजेक्ट बना था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म ने ले ली, जिसको वो अब ध्यान भी दे रहे हैं, उसको कीपिंग वो हमेशा ऐसा चलता रहे और वो सेफ भी रहे। तो इस टाइप से ये एक ग्रुप भी बनाया गया। ऑल दिस टाइम वी हैव अज्यूम दैट द रिमूवल ऑफ वेस्ट रिक्वायर वाटर। तो इस टाइम पे हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमारा जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, उससे क्या होगा, सीवेज का क्रिएट होगा, यानी सीवेज बनेगा। बट व्हाट इफ द वाटर इज नॉट नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, यानी अगर ह्यूमन एक्सक्रीट को डिस्पोज करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ना हो तो कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वन कैन सेव इफ वन डिड नॉट हैव टू फ्लश द टॉयलेट। अगर टॉयलेट को फ्लश ना करना पड़े तो आप सोच सकते हो कितना एक व्यक्ति एक दिन में कितना लीटर वाटर जो है वो सेव कर सकता है। वेल दिस इज ऑलरेडी ए रियलिटी। इकोलॉजिकल सैनिटेशन इज ए सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, यानी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे सैनिटेशन बनाए गए हैं जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को अच्छे से क्या कर पाएगा, उसको हैंडल कर पाएगा। यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट, यानी जो ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट बनाए गए हैं। दिस इज ए प्रैक्टिकल, हाइजीन, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। और ये एक प्रैक्टिकल है, हाइजीन भी है, मोस्ट एफिशिएंट भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी सॉल्यूशन है जिससे ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। द की पॉइंट टू नोट हियर इज दैट दिस कंपोस्टिंग मेथड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी रिसाइकल्ड इनटू ए रिसोर्स एज नेचुरल फर्टिलाइजर भी यूज किया जा सकता है, विच रिड्यूस द नीड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। देयर आर वर्किंग इको सैंड टॉयलेट इन मेनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका। इसके अलावा इको सैंड टॉयलेट भी है, वो बहुत सारे एरियाज में बनी है, केरला और श्रीलंका के एरियाज में।
अब हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में। अब सॉलिड वेस्ट क्या होता है, देखिए सॉलिड वेस्ट रेफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन द ट्रेश, यानी जो कुछ भी हम अपने डस्टबिन में डालते हैं वो लगभग सॉलिड वेस्ट में जाता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिस, स्टोर, स्कूल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। जो म्युनिसिपल के अंदर जो सॉलिड वेस्ट जाता है तो वहाँ पर वो होम से, ऑफिस से, स्टोर, स्कूल सबसे निकलता है, ये तो पता ही है। दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोजल बाय द म्युनिसिपैलिटी। द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्राइज ऑफ पेपर, फूड वेस्ट, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स, रबर, लेदर, टेक्सटाइल एक्सेट्रा। तो जो म्युनिसिपल के पास में जो सॉलिड वेस्ट जाता है वो पेपर से, फूड वेस्ट से, प्लास्टिक से, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल वगैरह इनसे बनता है। तो अब इसको कैसे डिस्पोज किया जाता है? बर्निंग रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट, यानी अगर उसको बर्न कर लिया जाए तो उसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। ऑल्दो इट इज़ जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशन एंड ओपन डंप्स ऑफन सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द रेट्स एंड फ्लाइज। अगर उसको डायरेक्टली डाल दिया जाता है ओपन ग्राउंड के अंदर तो वहाँ पर क्या होगा, वो एरिया काफ़ी ज़्यादा ले लेगा। इसके अलावा यहाँ पे रेट्स और फ्लाइज वगैरह वो ब्रीड करेंगे और उनकी वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आता है एक सैनिटरी लैंडफिल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2018 में क्वेश्चन आ चुका। अब ये सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होती है? सैनिटरी लैंडफिल्स वर अडेप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप्स। यहाँ पे जो ओपन बर्न कर रहे थे डंप्स को, उसकी बजाय अब सैनिटरी लैंडफिल्स अलग से बनाया जाता है। इन ए सैनिटरी लैंडफिल में क्या होता है? वेस्ट आर डंप्ड इन ए डिप्रेशन और ट्रेंच आफ्टर कॉम्पैक्टेशन एंड कवर्ड विद द डर्ट एवरी डे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी वेस्ट आता है उसको डिप्रेस करके, उसको ट्रंच करके, उसको पूरा कॉम्पैक्ट करके, उसमें से जो चीज़ें होती है वो बाहर निकाल सकते हैं और फिर उसको कॉम्पैक्ट करके उसको कवर कर दिया जाता है डर्ट से हर रोज़। इफ़ यू लिव इन ए टाउन और सिटी, डू यू नो वेयर द नियरेस्ट लैंडफिल साइट इज़? अगर आप किसी सिटी में रह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास लैंडफिल साइट्स कहाँ पे है। लैंडफिल्स आर ऑल्सो नॉट रियली मच ऑफ ए सॉल्यूशन। अब ये जो लैंडफिल्स है, जो सैनिटरी लैंडफिल्स है, ये भी कोई खास सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है। सिंस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेटेड स्पेशली इन द मेट्रोज हैज इंक्रीज सो मच दैट दीज साइट्स आर गेटिंग फिल्ड टू। क्योंकि अभी जो है वो जो मेट्रो सिटीज़ खासकर और जो बढ़ ज़्यादा जैसे सिटीज़ जो है वो बढ़ रही है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा जो गार्बेज निकलता है कि वहाँ पर ये जो साइट्स है, जो सैनिटरी लैंडफिल्स है, वो भी धीरे धीरे फिल होने लगी है। ऑल्सो देयर इज़ डेंजर ऑफ सीपेज ऑफ केमिकल्स, और यहाँ पे जो है वो केमिकल्स भी ऐसा रिलीज हो सकता है फ्रॉम दीज लैंडफिल्स, पोल्यूटिंग द अंडरग्राउंड फ्रॉम वाटर रिसोर्सेज। क्योंकि धीरे धीरे जो अर्थ के थ्रू ये अंडर चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, और वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर ये केमिकल्स रिलीज होते हुए वहाँ पे जा सकते हैं, और उस वजह से वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो भी काफ़ी कंटेमिनेटेड हो सकता है। ए सोल्यूशन टू ऑल दिस, अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है? ए सोल्यूशन टू ऑल दिस कैन ओनली बी इन ह्यूमन बींग्स बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट इशू। अगर वो एनवायरमेंट इशू के जितने भी ह्यूमंस हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अकेली गवर्नमेंट कर देगी, हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अर्थ पे प्रेजेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो एनवायरमेंट इशू के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो वो अपने जो भी घर से कचरा निकल रहा होगा उसका भी ध्यान देगा। ऑल द वेस्ट दैट वी जनरेटेड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। तो जो भी हमारे घर से कचरा निकलता है वो 3 टाइप्स होता है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है रिसाइकलेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। It is important that the all garbage generated is sorted. What can be reused and recycled should be separated out. Over कबाड़ी वालास एंड रेक पिकर्स, जो कबाड़ी वालास होता है और रेक पिकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिसाइकलेबल जो मटेरियल होता है वो आपसे परचेज कर लेते हैं या फिर वो वहाँ से उठा लेते हैं। द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी पुट इनटू डीप पिट्स इन द ग्राउंड एंड बी लिफ्ट नेचुरल ब्रेकडाउन। और जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको डीप पिट्स ग्राउंड के अंदर छोड़ दिया जा सकता है और धीरे धीरे वो नेचुरली ब्रेकडाउन हो जाएगा। दैट लीव्स ओनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें केवल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसी को डिस्पोज करना पड़ेगा। द नीड टू रिड्यूस ओवर गार्बेज जनरेटेड शुड बी इन प्राइम गोल। इसके अलावा जो हमारा गार्बेज है उसको जनरेशन जो करते हैं, हम जनरेट करते हैं, उसको कम से कम किया जाए, ये भी हमारा गोल होना चाहिए। इंस्टेड वी आर इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके वजह ये नहीं होना चाहिए कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है, जस्ट पिक एनी रेडीमेड पैकेट ऑफ एनी गुड क्वालिटी ईटेबल से ए बिस्कुट पैकेट। मान लेते हैं एक बिस्किट पैकेट भी अगर आप ले लोगे तो वहाँ पर भी देखिए क्या लिखा है, एंड स्टडी द पैकेजिंग, डू यू सी द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिंग लेयर यूज। तो वहाँ पर भी आप देखोगे कितनी सारा पॉलीथीन यूज़ करके उस जो बिस्किट होता है उसको पैक किया जाता है। नोट दैट एटलीस्ट 1 लेयर इज ऑफ प्लास्टिक। तो वहाँ पर एक लेयर तो प्लास्टिक की होगी। वी हैव स्टार्टेड पैकेजिंग इवन ओवर डेली यूज प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड वाटर इन ए पॉली बैग्स। अब तो हम जो है वो मिल्क और वाटर जैसे जो डेली यूज़ वाले हैं उनको भी पॉली बैग के अंदर जो है वो स्टोर करने लगे हैं। इन सिटीज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बी ब्रॉट पैक्ड इन ब्यूटीफुल पॉलीस्टीरीन एंड प्लास्टिक पैकेजिंग। इसके अलावा सिटीज़ में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक में पैक किए जाते हैं। वी पे सो मच दैट व्हाट डू वी डू, कंट्रीब्यूट हैवीली टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इस तरह से हम प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज़ करके क्या करें, एनवायरमेंटल को पोल्यूट कर रहे हैं।
State government across the country are trying to push for reduction in use of plastic and use of eco-friendly packaging. We can overbid by carrying cloth or natural bag carry bags when we go shopping or refusing the polythene bags. तो हम जब शॉपिंग पे जाए तो पॉलीथीन बैग्स ना लेकर जाएं, जबकि जो हमारे घर में बने हुए क्लोथ्स के वगैरह के बैग होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए. Hospitals generate hazardous waste that contain disinfectant and other harmful chemical. जो हॉस्पिटल से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो काफ़ी hazardous होता है क्योंकि वहाँ पे डिसइन्फेक्टेंट और अदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं एंड ऑल्सो इसके अलावा पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. सच वेस्ट ऑल्सो रिक्वायर केयरफुल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल. तो यहाँ पे हमें केयरफुली उसको ट्रीट करना पड़ेगा. द यूज़ ऑफ इंसिनरेशन इंसिनरेटर्स इज़ क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट. इसके अलावा ई वेस्ट भी बहुत ज़्यादा निकलता है. अब आप देखोगे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, जब वो डंप हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते हैं, उसको हम घर में ऐसे डाल देते हैं, तो वो ई वेस्ट होता है. इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या कंप्यूटर्स वगैरह, मोबाइल्स वगैरह जो रिपेयर नहीं हो सकते हैं, आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, वो ई वेस्ट होते हैं. ई वेस्ट आर बरीड इन लैंडफिल्स. उसको लैंडफिल्स में बरी किया जाता है और इंसिनरेटेड. ओवर हाफ ऑफ द ई वेस्ट जनरेटेड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज. जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वर्ल्ड के अंदर, वो क्या करती है, वहाँ पे जो ई वेस्ट निकलता है उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेज देती हैं. जैसे चाइना भेज दिया, इंडिया भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया. और वहाँ पर क्या होता है, वेयर मेटल लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल वगैरह, गोल्ड वगैरह होता है, वो उनसे निकाल लिया जाता है. अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव स्पेशली बिल्ट फैसिलिटीज़ फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, रिसाइकलिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन इन्वॉल्व मैनुअल पार्टिसिपेशन, दस एक्सपोजिंग वर्कर टू टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ई वेस्ट. देखिए डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो ऐसी फैसिलिटी बना सकती है जहाँ पे वो सारा मटेरियल रिसाइकल हो सके, जबकि उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है रिसाइकल करने के लिए, जहाँ पे वो ह्यूमंस के नेचुरल कांटेक्ट में आती है. और वहाँ पे उसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो वहाँ पर वर्कर्स के अंदर आ सकता है. रिसाइकलिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट. फिलहाल जो ई वेस्ट जितना भी निकलता है उसको रिसाइकल करना ही पड़ेगा, प्रोवाइडिंग इट इज़ द कैरिड आउट इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर. अब हम पढ़ते हैं जो प्लास्टिक वेस्ट इतना सारा निकलता है उससे रिलेटेड एक जो है वो केस स्टडी है, जिसके हम प्लास्टिक वेस्ट से कैसे उसके छुटकारा पा सकते हैं. ए प्लास्टिक सेक मैन्युफैक्चरर इन बेंगलोर हैज़ मैनेज टू फाइंड द आइडियल सॉल्यूशन टू द एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिक वेस्ट. तो जो प्लास्टिक वेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था उसका सॉल्यूशन बेंगलोर में एक व्यक्ति ने निकाला, अहमद खान ने, जिनकी लगभग ईयर थी वो 57 ईयर थी 2000 के आसपास. हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक सेक्स फॉर द 20 ईयर्स. अबाउट 8 ईयर एगो ही रियलाइज दैट द प्लास्टिक वेस्ट वाज ए रियल प्रॉब्लम. तो उसने देखा कि प्लास्टिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक रियल प्रॉब्लम है. तो उन्होंने क्या बनाया, पॉलीब्लेंड, ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक वाज डेवलप्ड देन बाय दिस हिज कंपनी. तो उसकी कंपनी ने क्या बनाया, एक पॉलीब्लेंड, एक फाइन पाउडर बनाया जो कि रिसाइकल्ड मॉडिफाइड जो प्लास्टिक थे उनसे बनाया. अब ये जो पॉलीब्लेंड था उसको मिक्स किया जाएगा ब्यूटुमिन. अब ये ब्यूटुमिन क्या है, दिस मिक्सचर इज मिक्स्ड विद द ब्यूटुमिन दैट इज यूज टू ले रोड्स. जब सड़क बन रही होती है उसमें जो यूज़ होता है वो एक ब्यूटुमिन होता है. उस ब्यूटुमिन के साथ में पॉलीब्लेंड को मिला दिया जाए तो क्या होगा, देखिए. अब यहाँ पर क्या हुआ, इन कोलैबोरेशन विद द आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन. तो यहाँ पर जो अहमद खान की कंपनी थी उन्होंने कोलैबोरेट किया आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ में. इसके अलावा जो बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन है उनके साथ में कोलैबोरेट करके अहमद खान प्रूव दैट द ब्लेंड ऑफ पॉलीब्लेंड एंड बिटुमिन, यानी जो पॉलीब्लेंड जो अहमद खान की कंपनी ने बनाया और बिटुमिन जो कि रोड को बनाने में यूज़ होती है, इन दोनों को जब मिला दिया गया, व्हेन यूज टू ले रोड्स इनहेंस द बिटुमिन वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज़. तो उस वजह से जो बिटुमिन की वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज थी वो काफ़ी बढ़ गई एंड हेल्प टू इंक्रीज रोड लाइफ बाय ए फैक्टर ऑफ द 3. और जो पहले केवल 1 साल सड़क चल रही थी, अब द फैक्टर मतलब 3 साल चलने लगी, उसकी जो लाइफ थी रोड की वो भी काफ़ी बढ़ गई. द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग पॉलीब्लेंड इज एनी प्लास्टिक फिल्म वेस्ट. अब यहाँ पर जो पॉलीब्लेंड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल था वो कोई भी एक प्लास्टिक फिल्म मिल जाए तो उससे वो पॉलीब्लेंड बन जाता था. सो अगेंस्ट द प्राइस ऑफ ₹0.4 पर kg दैट रेक बिग्स हैव बीन गेटिंग फॉर प्लास्टिक वेस्ट खान नाउ ऑफर द ₹6. तो पहले जो पर केजी जो अब प्लास्टिक होता था उसका रेट होता था 0.4 रुपीज़ पर केजी, और अहमद खान अब ऑफर करने लग गया था 6 रुपीज़. यूजिंग खान टेक्निक्स बाय द ईयर 2002 मोर देन 40 किलोमीटर्स ऑफ रोड इन बेंगलोर है ऑलरेडी बीन लेड. तो बेंगलोर के अंदर 40 किलोमीटर की रोड जो थी वहाँ पे बिटुमिन और पॉलीब्लेंड का मिक्सचर मिलकर और रोड बनाई गई है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है. क्लियर है, ओके. अब आगे देख लेते हैं क्या लिखा है.
At this rate, Khan will soon be running short of the plastic waste in the Bangalore to produce polyblend. Thanks for the innovation like polyblend, we might still avoid being smoothed by the plastic waste. तो ये एक प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोज करने का एक तरीका है। अब हम बात करते हैं एग्रो केमिकल्स एंड देयर इफेक्ट के बारे में। जो एग्रीकल्चर के अंदर जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और उनका इफेक्ट क्या हो सकता है। अब देखिए, हमने बात की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, और ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे आया था, ज़्यादातर वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया गया था, फर्टिलाइजर्स जो कि इनऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया था। इन द वेक ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड फॉर एनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड आर बीइंग इंक्रीज यूज्ड, दीज इंसिडेंटली आर ऑल्सो टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए कोई मॉस्किटो है, उसको टारगेट करना है, और एक बी है। अब बी तो क्या करती है, वो तो पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करेगी, और मॉस्किटो मान लो कोई डिजीज़ करता है, तो हमें बी को बचाना है और मॉस्किटो को मारना है। बट अगर हम वहाँ पे पेस्टिसाइड यूज़ करें तो दोनों ही मर जाएंगे, तो इसलिए ये हार्मफुल है दोनों के लिए। तो वहाँ पे जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म उसके लिए भी यहाँ पर जो है वो हार्मफुल होता है। कौन, पेस्टिसाइड, और जो सॉइल इकोसिस्टम होता है उसके लिए भी हार्मफुल होता है। डू यू थिंक दिस कैन बी बायोमैग्निफाइड इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? वी नो व्हाट द एडिशन ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजेशन कैन डू टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम विज यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पे पूछा जैसे मैग्निफिकेशन जो है वो हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर देखा था, क्या वो टेरेस्ट्रियल में भी होता है? बिल्कुल होता है। दस द करंट प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर आज देयर फॉर एक्सट्रीमली ग्रेव। यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब बात करते हैं केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारे केमिकल वगैरह जो थे, फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह, उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर। अब देखिए सिटीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल ऐसे कह के बेची जाती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से आई है, बट एक्चुअली में वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बहुत ही कम आती है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है क्या, उसको ध्यान से समझिए। वहाँ पे जीरो वेस्ट प्रोसीजर होता है, यानी वहाँ पर कोई भी वेस्ट नहीं निकलेगा। अब कैसे, वेयर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल्ड इन द न्यूट्रिएंट्स फॉर द अदर प्रोसेस। यानी एक प्रोसेस से अगर वो वेस्ट निकल रहा है तो उसको साइकिल कर लिया जाएगा और वो न्यूट्रिएंट बन जाएगा एक अदर प्रोसेस के लिए। कैसे, अब आगे समझना आप लोग। दिस अलाउ द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन। रमेश चंद्र डागर, ए फार्मर इन द सोनीपत, एक सोनीपत के अंदर फार्मर है रमेश चंद्र डागर। अब इन्होंने क्या किया देखिए, इज डूइंग जस्ट दिस। ही इंक्लूड, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यूज़ की। देखिए, ही इंक्लूड बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोजिटिंग, एग्रीकल्चर इन ए चेन ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पे बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम जो थे उनको कंबाइन किया विच सपोर्ट ईच अदर, और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अलाउ एन एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर उन्होंने बनाया। देयर इज़ नो नीड टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप। उससे क्या हुआ कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। एज कैटल एक्सक्रीटर डंग आर यूज्ड फॉर द मैन्योर, क्रॉप वेस्ट इज यूज्ड टू क्रिएट कंपोस्ट विच कैन बी यूज्ड एज द नेचुरल फर्टिलाइजर और कैन बी यूज्ड टू जनरेट नेचुरल गैस फॉर satisfying the energy need to the farm. Enthusiastic about spreading information and help on the practice integrated organic farming, Dagar has created the Haryana Kisan Welfare Club with a current membership of 5,000 farmer. तो यहाँ पर क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें मिलाई और फिर जो क्रॉप से वेस्ट जो निकल रहा था उसी को वापस यूज़ कर लिया कंपोस्ट बनाने के लिए, और वहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइज़र उन्होंने बना लिए। इसके अलावा उस चीज़ को जो है वो नेचुरल गैस बना लिया गया। फॉर एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल जो निकलता है बायोगैस आपका, वो भी बना के एनर्जी की डिमांड थी वो भी कंप्लीट की गई। इस टाइप से एक दूसरे पे डिपेंड किया गया, और ये इतने ज़्यादा इंथुसियास्टिक थे कि उन्होंने फिर एक पूरा ग्रुप बना लिया जिसको बोला गया हरियाणा किसान वेलफेयर, और इसमें लगभग 5,000 मेंबर्स अभी यहाँ पे करंटली है। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी वाज हेल्ड एज ए नॉन पॉल्यूटिंग वे फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यानी पहले ये माना जा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे कुछ भी पॉल्यूशन नहीं होगा। लेटर ऑन इट वाज रियलाइज्ड that the use of nuclear energy has two very serious inherent problems। यानी अगर हम न्यूक्लियर को यूज़ करेंगे तो इसके साथ में दो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स यानी वो हमेशा आएगी ही आएगी। कौन कौन सी थी देखिए,
द फर्स्ट इज एक्सीडेंटल लीकेज, यानी पहला ये हो सकता है कि वहाँ पे एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए, और ऐसा हो भी चुका है। एज अकर्ड इन द 3 माइल आइसलैंड, एक बार तो हुआ था 3 माइल आइसलैंड में, और एक कैर्नोबियल इंसिडेंट। कैर्नोबियल इंसिडेंट आपने कई बार सुना भी होगा, अभी जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे भी ये काफ़ी है। एंड द सेकंड इज सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। एंड सेकंड क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको कैसे सेफली डिस्पोजल किया जाए। एक तो एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है और उसको डिस्पोज करना, ये दो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। अब यहाँ पे होता क्या, देखिए, रेडिएशन दैट इज गिवन ऑफ बाय न्यूक्लियर वेस्ट इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है इससे जो रेडिएशन निकलती है वो एक्सट्रीमली डैमेजिंग होती है, बिकॉज इट कोजेज म्यूटेशन एट ए वेरी हाई रेट, क्योंकि इससे म्यूटेशन होता है बहुत हाई रेट पे। एट हाई डोजेज न्यूक्लियर रेडिएशन इज लीथल, बट एट लोअर डोज इट क्रिएट वेरियस डिसऑर्डर। अगर हाई डोज पे आ रही है रेडिएशन तो यहाँ पे लीथल है, मतलब डेथ हो सकती है, और अगर बहुत ही लो डोजेज पे आ रही है तो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ ऑल बीइंग कैंसर, तो इस टाइप के जो डिसऑर्डर होते हैं वो भी हो सकते हैं। देयरफॉर न्यूक्लियर वेस्ट इज एन एक्सट्रीमली पोटेंट पॉल्यूटेंट, यानी एक एक्सट्रीमली मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये काफ़ी खतरनाक पॉल्यूटेंट है, एंड हैज़ टू बी डेल्ट विद द अटमोस्ट कॉजन। आगे लिखा है, इट हैज़ बीन रिकमेंडेड दैट द स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट, यानी पहले प्री ट्रीटमेंट करवा के फिर न्यूक्लियर वेस्ट को कहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा, शुड बी डन इन सूटेबली सील्डेड कंटेनर, यानी कुछ सील्डेड कंटेनर होंगे, बरीड विद इन द रॉक्स अबाउट 1500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस, यानी जो अर्थ का सरफेस है उसमें 1500 मीटर डीप जो है उनको यहाँ पे रखा जाता है, उनको जो है वहाँ पे दबाया जाता है। और यहाँ से नीट 2019 में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है। हाउएवर दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज मीटिंग स्टिफ ऑपोजिट यहाँ पे फ्रॉम द पब्लिक, तो पब्लिक ये मानती है कि ये भी चीज़ जो अर्थक्वेक वगैरह आ जाए तो जो हमने जिसमें ब्लॉक किया है वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वाई डू यू थिंक दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज नॉट एग्रीएबल टू मेनी पीपल्स। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब देखिए, ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है। द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम ए फिनोमिना दैट अकर्स इन द ग्रीन हाउस। एक ग्रीन हाउस बनाया गया होता है, उस फिनोमिना उसके अंदर जो चल रहा होता है उस फिनोमिना को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब होता है क्या, देखिए, हैव यू एवर सीन ए ग्रीन हाउस, इट लुक्स लाइक ए स्मॉल ग्लास हाउस। यहाँ पे एक जैसे ग्लास हाउस बना होता है इस टाइप से, क्लियर है। एंड इज़ यूज्ड फॉर ए ग्रोविंग प्लांट स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर, और यहाँ पर जो विंटर के टाइम पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं इसके अंदर। इन ए ग्रीन हाउस द ग्लास पैनल लेट्स द लाइट इन बट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप, तो इसकी वजह से लाइट अंदर आ जाती है पर उसके अंदर जो हीट होती है वो बाहर नहीं जा पाती है। इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस होता है वो काफ़ी हीटेड हो जाता है, इसी वजह से विंटर में वो भी जो प्लांट ग्रो हो सकते हैं जिनको जो है वो समर लाइक वेदर चाहिए होता है। Therefore, the greenhouse warm ups very much like inside a car that has been parked in the sun for a few hours। जैसे समर के टाइम पे कोई कार जो है वो सनलाइट में खड़ी कर देता है और फिर एकदम उसके जब हम अंदर जाते हैं तो किस टाइप का लगता है, उस टाइप से होता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरली अकरिंग फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। अब ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसमें अर्थ में क्या होता है कि अर्थ का जो सरफेस है, जो एटमॉस्फेयर है, वो काफ़ी हीट हो जाता है। अब आगे कैसे, देखिए, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ अर्थ वुड बी ए चिली -18 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा अर्थ पे तो अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है, मैं एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं बात कर रहा, ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बट अगर हम प्रेजेंट में देखें, रेदर देन द प्रेजेंट इज एवरेज 15 डिग्री, ओवरऑल जो पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री है इस टाइम पे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इट इज़ नेसेसरी टू नो द फेट ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट रीचेज द आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर। तो अगर हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट समझना है तो पहले यहाँ पर जो है वो समझना पड़ेगा कि किस टाइप से हमारे पास एनर्जी आती है। इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझा गया है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो एनर्जी आती है, कुछ तो यहाँ पर जो हमें ग्रे कलर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी तो पहुँच ही नहीं पाती है, केवल 1/4 एनर्जी यहाँ पे अंदर पहुँच पाती है सरफेस के पास में, सॉरी 1/4 एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और 3/4 एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है जो सन से डायरेक्टली निकलती है। अब ये 1/4 कहाँ पर होती है, जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं ना वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाती है वो बाहर ही। अब इसमें जो एनर्जी आती है वो कम्प्लीटली बाहर नहीं जा पाती है, कुछ एनर्जी जो होती है वो यहीं पे ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है। देखिए लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव्स इंफ्रारेड। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड इमिट इट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ। द साइकिल कंटिन्यू टिल द अर्थ सरफेस हैज नो लॉन्गर वेव रेडिएशन टू इमिट।
जब तक और रेडिएशन इमिट करने के लिए नहीं होता, वो उसको बार बार वापस अर्थ सरफेस पे भेजती रहती है। कौन? जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है। कौन कौन सी होती है वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, क्लाउड्स एंड गैसेज रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो मैंने आपको बताया था ना कि कंप्लीटली सोलर रेडिएशन नहीं आती है। जो क्लाउड्स और गैसेज वगैरह होती हैं वो 1/4 जो होती है उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और 3/4 जो टोटल सोलर रेडिएशन होती है वो अर्थ सरफेस पे आती है। एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन फॉल ऑन द अर्थ सरफेस हीटिंग इट। और जहाँ पे लगभग हाफ जो सोलर रेडिएशन होती है वो अर्थ सरफेस पे आती है और उसको हीट करती है। वाइल ए स्मॉल प्रपोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बेड, और उसका भी जो 50% आ चुकी है अर्थ सरफेस पे, उसका एक स्मॉल प्रपोर्शन जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। अर्थ सरफेस री इमिट हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप। फिर ये हीट जो होती है वो इंफ्रारेड की फॉर्म में ऊपर निकलने लगती है अर्थ सरफेस से, बट वो कंप्लीटली जो है वो बाहर नहीं जा पाती है। बट पार्ट ऑफ दिस डज नॉट एस्केप इनटू स्पेस एटमॉस्फेयर गैसेज। अब जो एटमॉस्फेरिक में गैसेज होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ इट। द मॉलिक्यूल ऑफ दीज गैसेज रेडिएट हीट एनर्जी एंड ए मेजर पार्ट ऑफ इच अगेन कम्स टू द अर्थ सरफेस। और उसकी वजह से क्या होती है? वो वापस एक बार बाहर जाती है, फिर ये गैसेज वापस उसको इंफ्रारेड को वापस भेज देती है, फिर वो वापस आने लगती है, फिर वापस भेज देती है। इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होने लगता है, दस हीटिंग इट अप वंस अगेन। और उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है वो वापस से हीट होने लगता है। दिस साइकिल इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। द अबव मेंशन गैसेज जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसेज है आर कॉमनली नोन एज द ग्रीन हाउस गैसेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ से AIPMT 2008 में, 10 में, 11 में और नीट 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये भी याद रखना होगा डायग्राम में कौन सी गैसेज कितनी दी है, वो भी अभी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग गैसेज होती है जो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखिए रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू द टोटल ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे 60% जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, 20% मीथेन है, 14% क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो यानी N2O जो है वो 6% है। अब आपको ये परसेंटेज भी याद रखनी होगी क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है आपका AIPMT के अंदर। क्लियर है? ओके, अब हम आगे बात करते हैं। Increase in the level of greenhouse gases has led to considerable heating of Earth, leading to the global warming। अगर वहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बढ़ती रहेगी तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है हीट की वो बाहर नहीं जा पाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल अर्थ का सरफेस है वो काफ़ी हीट होने लगेगा। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़ इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पिछली जो सेंचुरी, पिछले 100 ईयर्स में ही जो है वो लगभग अर्थ का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस ओवरऑल बढ़ चुका है। अब आप कहोगे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पे 40 डिग्री भी जाता है, 10 डिग्री भी आता है। तो यहाँ पर ओवरऑल अर्थ का अगर 0.01 भी अगर चेंज होता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट आता है ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर अगर इतना भी चेंज होता है, और ये तो 0.6 है। अब ये जो 0.6 है इसमें से ज़्यादातर जो है वो लास्ट 3 डिकेड्स में यानी केवल 30 डिग्री से जो 30 ईयर्स है, लास्ट 30 ईयर्स में ही सबसे मेजर जो है वो चेंज आया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ओवरऑल अर्थ का इंक्रीज हुआ है। आगे लिख रखा है साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस राइज इन टेम्परेचर लीडिंग टू डिलीटेरियस चेंज इन द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर अगर ये टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज होता रहा तो बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट में चेंज आएंगे एंड रिजल्टिंग इन ऑड क्लाइमेटिक चेंज लाइक एल नीनो इफेक्ट। अल नीनो इफेक्ट क्या होता है, जिसमें जो आपका ओशन का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हीट हो जाता है। तो यहाँ पर इस टाइप के बहुत सारे ओड क्लाइमेटिक चेंज आएंगे। और अब आप भी देखते हो कभी रेन आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, हीट आती है तो बहुत ज़्यादा आती है। तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा जो है अब क्लाइमेटिक चेंज पे बातें भी होने लगी है। दस लीडिंग टू इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप। इसकी वजह से पोलर आइस कैप मेल्ट हो जाएगी, एज वेल एज ऑफ द अदर प्लेसेज लाइक हिमालय स्नो कैप्स ओवर मेनी ईयर्स। अब इससे होगा क्या, दिस विल रिजल्ट इन राइज इन द सी लेवल दैट कैन सबमर्ज मेनी कोस्टल एरियाज। द टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ चेंजेस दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग अबाउट ए सब्जेक्ट दैट इज स्टिल अंडर एक्टिव रिसर्च। और भी बहुत सारे चेंज आ सकते हैं, अभी तो ये भी स्टडी नहीं हुई है कि इससे कितना सारा इफेक्ट होने वाला है। अब हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। द मेजर्स इंक्लूड कटिंग डाउन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, यानी जो फॉसिल फ्यूल का भी यूज़ करें उतना ज़्यादा यूज़ ना करें, उसका कम यूज़ करें। इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस, एनर्जी जो है उसको एफिशिएंसी लेके आए उसके यूजेस में। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, अब जो इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हमने लास्ट चैप्टर इकोसिस्टम में भी पढ़ा था कितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसको भी कम करना पड़ेगा। प्लांटिंग ट्री एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इंटरनेशनल इनिशिएशन are also being taken to reduce the emission of greenhouse gases into the atmosphere.
इसके अलावा इंटरनेशनल इनिशिएशन लेने पड़ेंगे जिससे ग्रीन हाउसेज गैसेज जो एटमॉस्फेयर में कम से कम जाए। अब हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। अब देखिए स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन डिप्लीशन हो रहा है यानी वहाँ पे वो घट रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? AIPMT 2011 में, नीट 2014 में, देन 18 में, देन 19 में एंड देन नीट 2021 में क्वेश्चन आया था फर्स्ट पैराग्राफ से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? ओके। अब इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए, यू हैव अर्लियर स्टडीड इन द केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th अबाउट द बेड ओजोन। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री था क्लास 11th की बुक थी उसके अंदर ओजोन लेयर के बारे में वहाँ पे भी पढ़ते हैं, और यहाँ पे आता है बेड ओजोन और गुड ओजोन क्या होते हैं। देखिए, फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पर देखिए दो टाइप की ओजोन लेयर होती है। जो ओजोन होता है एक्चुअल में होता है क्या? O3 मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे ओजोन जो होती है वो टू टाइप से होती है। एक होती है बेड ओजोन जो कि बनती है ट्रोपोस्फियर में, एक होती है गुड ओजोन जो कि बनती है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन सी अप होती है, कौन सी लोअर होती है, कौन सी अपर साइड होती है, ये भी आपको याद रखना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ चुका है। द बेड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमोस्फियर। तो ये कहाँ पे बनेगी? जो एटमोस्फियर लोअर एटमोस्फियर के अंदर बनेगी, जिसको ट्रोपोस्फियर भी बोलती है। दैट हार्म्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये क्या करती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स को हार्म करती है। देयर इज ए गुड ओजोन ऑल्सो। यहाँ पे गुड ओजोन भी होती है। दिस ओजोन इज फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर। जो गुड ओजोन होती है वो अपर मिलती है, कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। और ये कहाँ पे मिलती है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर मिलती है। एंड इट एक्ट एज ए सील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। और ये जो यहाँ पे गुड ओजोन होती है जो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर मिलती है, ये क्या करती है? जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही होती है सन से, उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसको गुड ओजोन कहा जाता है। द UV रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज आर हाईली इंजीरियस टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इंजीरियस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सिंस DNA एंड प्रोटीन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रीफरेंशियली एब्जॉर्ब UV रेज। क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो DNA और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं UV रेज को। एंड इट हाई एनर्जी ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड विद इन दीज मॉलिक्यूल। और इससे क्या होगा? इसकी जो हाई एनर्जी होती है वो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, इनके मॉलिक्यूल को। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डॉब्सन यूनिट। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो ओजोन की थिकनेस होती है जो एयर कॉलम के अंदर ग्राउंड से लेके टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर तक, उसको मेजर कैसे किया जाता है? डॉब्सन यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, यानी DU से मेजर किया जाता है, डॉब्सन यूनिट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए डायग्राम दिखाया गया है। ये डायग्राम में जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन दिखाया गया है, यहाँ पे जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है, बहुत थिन हो चुकी है। ये बोल लीजिए यहाँ पे जो थिन हो चुकी है कौन? ओजोन की जो लेयर है ऊपर वो थिन हो चुकी है। जो यहाँ पे वायलेट और रेड रीजन के अंदर है वहाँ पे काफ़ी थिन है, और जो ग्रीन है वहाँ पे इतनी ज़्यादा थिन नहीं है, थिक है थोड़ी सी लेयर। तो यहाँ पे जब काफ़ी ज़्यादा थिन हो जाती है उसको ओजोन होल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम में लिखा गया है ओजोन होल इज द एरिया अबाउ द अंटार्कटिका शोन इन द पर्पल। तो पर्पल कलर में वेयर द ओजोन लेयर इज द थिननेस। तो वहाँ पे ओजोन लेयर काफ़ी थिन होती है, इसलिए ओजोन थिकनेस इज गिवन बाय द डॉब्सन यूनिट, हम बता चुके हैं। सी केयरफुली द स्केल इन द कलर वायलेट टू रेड द ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिका डेवलप ईच ईयर बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। अभी देख लीजिए, ओजोन गैस इज कंटिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ UV रेजियस। अब ओजोन गैस क्या होती है? ऑक्सीजन यानी O2 प्लस O मिलकर क्या बना लेती है? O3 यानी ओजोन गैस होती है वो कंटिन्यूसली बनती रहती है बाय द एक्शन ऑफ द UV रेडिएशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एंड ऑल्सो डिग्रेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहाँ पे ये होता क्या रहता है? देखिए, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे ऐसे दोनों टाइप से चलता है। O2 प्लस O इज इक्वल टू यहाँ पे O3 भी बनता है और फिर O3 ब्रेक डाउन होकर ये भी बनता है। तो ये यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे चलती रहती है। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए, यानी यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। ऑफ लेट द बैलेंस हैज बीन डिस्टर्बेड, बट ये बैलेंस बिगड़ चुका है ड्यू टू द एनहेंसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी ओजोन को जो डिग्रेड करते हैं उस टाइप के जो केमिकल्स वगैरह हैं उनकी वजह से क्या हो चुका है? यहाँ पे ओजोन का ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहा है, मतलब O3 से जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो ज़्यादा बन रही है, बट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो कम बन रहे हैं। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है
ये ज़्यादातर यूज़ होती है रेफ्रिजरेंट्स में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, डिस्चार्ज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी आपको ये याद रखना है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये लोअर एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है, फिर धीरे धीरे अपवर्ड जाता हुआ स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है, यानी गुड ओजोन वाले में पहुंच जाता है। वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम। क्योंकि देखिए क्लोरो यहाँ पे नाम ही ये क्या है, क्लोरो मतलब यहाँ पे क्या होंगे, क्लोरीन एटम होंगे, क्लोरो फ्लोरो और कार्बन। तो यहाँ पे CFC होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपका रेज एक्ट ऑन देम रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स होंगे, वो रिलीज कर दिए जाएंगे। अब क्लोरीन एटम क्या करेंगे, क्लोरीन एटम डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मोलिकुलर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ओजोन है उससे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस ओ, यहाँ पर ये वाली चीज़ को ज़्यादा फास्ट कर देंगे, कौन, क्लोरीन। और ये याद किस तरह वर्क करेंगे, एक कैटलिस्ट की तरह करेंगे, विद दीज एटम एक्टिंग मर्ली एज कैटलिस्ट। अब आपको पता है अगर कैटलिस्ट है यानी वो रिएक्शन में ना तो प्रोडक्ट में आ रहा है और ना ही वो रिएक्टेंट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बीच में रह रहा है, वो बार बार यूज हो सकता है। Chlorine atom are not consumed in the reaction, hence whatever chlorofluorocarbon are added to the stratosphere, they have permanent and continuing effect on the ozone layer। तो यहाँ पर जो ओजोन लेवल होंगे वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो क्लोरीन वाला है वो बार बार वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्म करेगा। और यहाँ से आपका 2000 ये जो क्लोरीन वाला एटम क्या काम करता है, यहाँ से आपका 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, ऑल द ओजोन डिप्लीशन इज अकरिंग वाइडली इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ज़्यादातर ये कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं होता है। द डिप्लीशन इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ऑफ द एंटार्क्टिका रीजन। दिस हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज एरिया ऑफ थिन्ड ओजोन लेयर, कॉमनली कॉल्ड एज द ओजोन होल लेयर। ओजोन होल का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल भी जो आपकी ओजोन लेयर नहीं है, बट वहाँ पे काफ़ी थिन हो चुकी है, इसलिए उसको बोलते हैं ओजोन होल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने पढ़ चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नीट 2015 में, 16 में, 18 में और 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे इसको भी पढ़ लेते हैं। यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टन देन UVB। अब देखिए अल्ट्रा वायलेट के अंदर भी ABCD करके इस टाइप से अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो UV अल्ट्रा वायलेट जो B रेडिएशन है उससे शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होती है आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी जो UVB रेडिएशन से जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली UV रेडिएशन होगी वो अर्थ सरफेस के द्वारा कंप्लीटली जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट, बट UVB अगर यहाँ पे UVB अगर आते हैं तो UVB डैमेज DNA। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है DNA को वो अल्ट्रा वायलेट B जो रेडिएशन है वो डैमेज करती है एंड म्यूटेशन में आकर। इसके अलावा और क्या कर सकती है, ध्यान से देखना। देखिए इट कॉजेज एजिंग ऑफ द स्किन, स्किन को एजिंग करने में, डैमेज टू स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप ऑफ स्किन कैंसर भी यहाँ पे UVB रेडिएशन जो वो कर सकती है। इन ह्यूमन आई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन आई के अंदर जो कॉर्निया होता है वो एब्जॉर्ब करता है UVB रेडिएशन को, एंड अगर वहाँ पे UVB रेडिएशन काफ़ी हाई अमाउंट में आ जाती है तो उससे जो कॉर्निया है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसको स्नो ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इसके अलावा कैटरेक्ट भी हो सकता है। ये सब किसकी वजह से हो सकता है, जो UVB रेडिएशन है वो ये सब कुछ करवा सकती है। सच एक्सपोजर में परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, उसकी वजह से जो कॉर्निया वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो अब हमें ये पता है कि यहाँ पर जो ओजोन है उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इस टाइप की ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज जो रिलीज़ ना हो, इसके लिए सभी कंट्रीज़ को एक साथ आना पड़ेगा, वर्ल्ड को एक साथ आना पड़ेगा। तो रिकॉग्नाइज द डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला, क्योंकि AIPMT 2005 में, फिर 6 में, फिर 9 में, फिर नीट 2019 और नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए अब ये देखा गया कि ओजोन डिप्लीशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई जो होती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल यानी कनाडा के अंदर एक सिटी है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर इसका साइन किया गया कब, 1987 में। और ये अफेक्टिव कब हुई, 1989 में अफेक्टिव हुई। बना तो 2 साल पहले थी, पर बाद में जब इसने अपना काम करना स्टार्ट किया वो 2 साल बाद किया। अब इसका काम क्या था, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं जैसे क्लोरीन वगैरह एटम, वो जो है एटमॉस्फेयर के अंदर कम से कम रिलीज हो, ये चीज़ ध्यान रखने का काम इसका था। सब्सिक्वेंटली मेनी मोर एफर्ट्स हैव बीन मेड एंड प्रोटोकॉल्स हैव लेड डाउन द definite roadmaps separately for the developed and developing countries for reducing the emission of chlorofluorocarbon and other ozone depleting chemicals वगैरह है जो वो कम से कम एटमॉस्फेयर के अंदर जाए, ये चीज़ों का ध्यान रखने का काम था। अब हम बात करते हैं डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। अब देखिए हमारे जो यहाँ पर
जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डिग्रेडेशन हो रहा है, उनकी क्वालिटी गिर रही है, वो ख़राब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज ही करना नहीं आता है, हम इम्प्रॉपर तरीके से जो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ना ही उसको मेंटेन कर पा रहे हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी उनकी डिग्रेड हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है। देखिए, द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन अकर नॉट जस्ट बाय द एक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स बट ऑल्सो बाय द इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका डिग्रेडेशन केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, बल्कि यहाँ पर ये चीज़ भी एक इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे हम उसको प्रॉपरली जो वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब कैसे कैसे, देखिए, पहला था सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, यानी सॉइल इरोजन जो है वो हो रहा है, उसकी वजह से डेजर्ट बन रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल टेक्स सेंचुरीज। यहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल हमें दिख रही है उसको बनने में सेंचुरीज लगी, यानी काफ़ी साल लगे हैं। बट इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। पर यहाँ पर ये जो कंप्लीट फर्टाइल सॉइल है वो यहाँ से चली जाएगी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। क्यों? लाइक ओवर कल्टिवेशन हम कर रहे हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग करवा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पुअर इरीगेशन प्रैक्टिस है रिजल्टिंग इन एरिड पैचेज ऑफ द लैंड, व्हेन लार्ज बैरन पैचेज एक्सटेंड एंड मीट ओवर द एरिया। तो ये जो लार्ज जो बर्न पैचेज है वो जब एक साथ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डेजर्ट बन जाएगा। इंटरनेशनली इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट डेजर्टिफिकेशन इज ए मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज। तो यहाँ पे जो डेजर्टिफिकेशन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रही है, पर्टिकुलर ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है ये भी, तो क्यों? क्योंकि हमें नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ करने नहीं आते हैं। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग मतलब एक ही जगह वाटर रह जाता है, रुक जाता है। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज, अगर वहाँ पे हम इरिगेशन करें बट ड्रेनेज वगैरह अच्छे से नहीं है, वाटर लीडिंग्स टू द वाटर लॉगिंग इन द सॉइल, और वो सॉइल के अंदर वाटर वहाँ पे रुक जाएगा। बिसाइड अफेक्टिंग द क्रॉप्स, वाटर लॉगिंग ड्रोन सोल्ट टू द सर्फेस ऑफ द सॉइल। इसके अलावा जो क्रॉप को तो अफेक्ट करता ही करता है, बट वहाँ पे जो सर्फेस के अंदर जो सोल्ट है वो क्या होता है, धीरे धीरे अप आ जाता है, ऊपर के सर्फेस पे आ जाता है सॉइल में। इससे क्या होगा, द सॉल्ट देन इज डिपॉजिट एज ए थिन क्रस्ट ऑन द लैंड सरफेस और स्टार्ट कलेक्टिंग एट द रूट ऑफ द प्लांट। दिस इंक्रीज साल्ट कंटेंट इज इंसिमिनल ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स एंड एक्सट्रीमली डैमेजिंग टू द एग्रीकल्चर। अगर ये जो सॉल्ट है वो अपर जो फर्टाइल सॉइल है उसके ऊपर आ जाते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं, तो एग्रीकल्चर एक्सट्रीमली डैमेज होने वाली है। इसीलिए वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी जो है आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट हैव कम टू द वेक ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। बिल्कुल लास्ट हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन के अंदर क्या होता है, इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड वन, यानी जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था उसको कट डाउन कर दिया, उसको क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40% ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रॉपिक रीजन। अब देखिए लास्ट चैप्टर मैंने आपको ट्रॉपिक रीजन कहाँ पे होता है, आपका टेम्परेट रीजन कहाँ पे होता है, पोलर जोन कहाँ पे होता है, ये बताया था, बट फिर भी याद नहीं है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो जोन है, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। यहाँ पे ये जो हमारे पास बिल्कुल मिड लाइन है, तो यहाँ से जो हम ऐसे एंगल मापते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो यहाँ से 23.5 जो है वो नॉर्थ और 23.5 जो साउथ है, उसमें जो पर्टिकुलर एरिया था वो ट्रॉपिक, और इससे आगे जो है वो क्या आता है, टेम्परेट जोन आता है। इस टाइप से हमारा जोन आता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 40% जो फॉरेस्ट है वो लॉस्ट हो चुका है इन द ट्रॉपिक रीजन कंपेयर टू ओनली 1% ऑफ द टेम्परेट रीजन, जबकि टेम्परेट रीजन के अंदर से केवल 1% ही फॉरेस्ट जो है वो लॉस हुआ है। अब ऐसा क्योंकि टेम्परेट रीजन के अंदर ज़्यादा फॉरेस्ट मिलता नहीं। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज पर्टिकुलरली ग्रिम इन इंडिया। जो प्रेजेंट सिनेरियो है डिफॉरेस्टेशन का, ग्रिम का मतलब है काफ़ी हद तक, काफ़ी जो इंक्रीज होने वाला पॉइंट है यहाँ पे, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन है वो इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, और यहाँ पे ये जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई इस टाइम से इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। फॉरेस्ट कवर्ड 30% ऑफ द लैंड बाय द इंडिया, यानी ये बोला जा रहा है कि जब 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी तो इंडिया के अंदर 30% एरिया के अंदर फॉरेस्ट था। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इट्स रंग टू 21.54%, यानी लगभग 10% जो है वो केवल एक सेंचुरी के अंदर जो फॉरेस्ट है वो लॉस हो चुका है इंडिया से। Whereas the National Forest Policy 1988 of India has recommended 33% of the forest cover for the plains and 67% of the hills, जबकि जो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी है जो कि 1988 में आई थी, आपको बता रहा हूँ इस टाइप की पॉलिसी वगैरह आपको ईयर के साथ याद रखनी है। ये कहती है कि जो प्लेन में एरिया वहाँ पे 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, और जो हिल्स है वहाँ पे 67% एरिया के अंदर जो है वो फॉरेस्ट होने चाहिए। बट आप समझिए यहाँ पे 30% भी नहीं था पहले भी, और अब ये 21% पे आ गया। इंक्रीज होना तो बहुत दूर की बात हो रही है।
अब आगे देखते हैं, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अकर, डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। ए नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू द एग्रीकल्चर लैंड। ये एक रीज़न तो ये है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको हटा के वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बनाई जा रही है ताकि यहाँ पे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको फीड किया जा सके। ट्रीज आर द एग्जैक्ट फॉर, यहाँ पे टिम्बर यानी जो घर में फर्नीचर वगैरह उसको बनाने के लिए, फायरवुड के लिए, कैटल रेंचिंग और सेवरल अदर पर्पज़ के लिए जो है वो ट्रीज़ को वहाँ पे कट किया जा रहा है। अब एक आता है स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिए क्या होता है ये स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या होता है, कॉमनली कोल्ड इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। और ये होता कहाँ पे है, ये होता है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर। हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिफॉरेस्टेशन इट्स स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। द फार्मर कट डाउन द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेस्ट में ट्रीज लगे होते हैं वो फार्मर उसको कट कर देते हैं और जो प्लांट बचता है उसको बर्न कर देते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ पे जो ऐश बचती है उसको जलाने के बाद में उसको क्या करती है, फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करती है। एंड द लैंड इज देन यूज फॉर द फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग के लिए उस लैंड को यूज़ किया जाता है। आफ्टर कल्टिवेशन द एरिया इज लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स टू अलाउ रिकवरी। और फिर उसको कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वहाँ पे वापस से रिकवरी हो जाए, वापस से फॉरेस्ट हो जाए। द फार्मर देन मूव टू द अदर एरियाज एंड रिपीट दिस प्रोसेस। और फिर वो एक अलग एरिया में चले जाते हैं, वहाँ पे वापस उस फॉरेस्ट को कट करने लगते हैं। The farmer then move on to the other areas and repeat this process. In earlier days when Zoom cultivation was in prevalence, enough time gap was given so that the land recovery फ्रॉम दैट अफेक्ट ऑफ द कल्टिवेशन। बट अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर चुकी है, तो अब इनफ टाइम जो है वो नहीं मिल पाता है। पहले इनफ टाइम दिया जाता था कि ताकि वापस से जो वो लैंड रिकवर कर पाए। विद इंक्रीज पॉपुलेशन एंड रिपीटेड कल्टिवेशन दिस रिकवरी फेज इज डन वेरी अवे विद द रिजल्टिंग इन द डिफॉरेस्टेशन। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एक बार हो गया तो वो हो गया क्योंकि वहाँ पे रिकवरी नहीं हो पा रही है। वट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये काफ़ी है कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, बहुत हाई लेवल पे होने वाले हैं। पहले क्या, वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इज द इनहेंस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। एनवायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, उसकी वजह से ग्रीन हाउस हो जाएगी, उसकी वजह से आपका ओजोन डिप्लीशन आपको देखने को भी मिल सकता है जी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती है। आगे देखते हैं, इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ट्री दैट वुड होल्ड ए लॉट ऑफ कार्बन इन द बायोमास आर लॉस्ट विद द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू द हैबिटेट। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। Disturbed hydrologic cycle causes soil erosion and may lead to desertification in the extreme cases. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है वहाँ पे फॉरेस्ट लगाइए। इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग ए फॉरेस्ट दैट वन एग्जिस्ट्स बट वे रिमूव्ड एट सम पॉइंट इन द टाइम ऑफ द पास्ट। रिफॉरेस्टेशन में अकर्स नेचुरली इन द डिफॉरेस्टेड एरिया, हाउएवर वी कैन स्पीड इट अप बाय द प्लांटिंग ट्रीज ड्यू कंसिडरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट अर्लियर एग्जिस्ट इन दैट एरिया। तो हम डिफॉरेस्टेशन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वापस से फॉरेस्ट को ग्रो करवा सकते हैं जिस एरिया में फॉरेस्ट जो था वो तबाह हो गया। अब हम आगे बात करते हैं केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब हम इसकी केस स्टडी करेंगे जहाँ पे फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो पीपल्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन किया था। पीपल पार्टिसिपेशन हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है वो फॉरेस्ट या इस टाइप के बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए वो एक लॉन्ग हिस्ट्री है जहाँ पे बार बार लोग जो है वो अब इसको एक काफ़ी महत्व देते हैं। इन 1731, अब 1731 में क्या हुआ ये देखिए। इन 1731 द किंग ऑफ द जोधपुर इन राजस्थान आस्क्ड वन ऑफ हिज मिनिस्टर टू अरेंज वुड फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू पैलेस। वहाँ पे जो किंग थे उन्होंने अपने मिनिस्टर को कहा कि हमें जो कुछ जो वुड लानी पड़ेगी, लकड़ियाँ लानी पड़ेगी और हमें नया प्लेस जो है वो वहाँ पे बनाना है। द मिनिस्टर्स एंड वर्कर्स वेंट टू द फॉरेस्ट नियर ए विलेज। और एक गांव के पास जो वहाँ पे जंगल था वहाँ पे वो चले गए। इनहेबिटेड बाय द बिश्नोइज, तो वहाँ पर वो बिश्नोइज एक कम्युनिटी है वो वहाँ पर रहती थी। टू कट डाउन द ट्रीज, द बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर इट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद द नेचर। यहाँ पे ये कहा गया कि जो बिश्नोई कम्युनिटीज़ है वो नेचर के साथ में को एग्जिस्टेंस करके पीसफुल तरीके से रहती है। द एफर्ट टू कट डाउन ट्रीज बाय द किंग्स वाज थ्रेटेंड बाय द बिश्नोइज। अब यहाँ पे क्या था, ए बिश्नोई वुमेन अमृता देवी शोड एग्जाम्पलरी करेज बाय हगिंग ए ट्री एंड डेयरिंग द किंग्स मैन टू कट हर फर्स्ट बिफोर द कटिंग द ट्रीज। यानी यहाँ पर जो अमृता देवी थी बिश्नोई वुमेन, वो क्या हुआ, एक ट्रीज जो था उसको हग कर लिया और ये कहा कि भैया अगर आपको ये ट्री को कट करना है उससे पहले मुझे कट करना पड़ेगा। और फिर क्या था, द ट्री मैटर्ड मच मोर देन हर देन द ओन लाइफ। यानी उसके लिए अपनी लाइफ से ज़्यादा वो ट्री मैटर करता था। सैडली, पर हुआ क्या देखिए, द किंग्स मैन डिड नॉट हीड हर प्लीज एंड कट डाउन द ट्री अलोंग विथ अमृता देवी। तो अमृता देवी को भी उन्होंने कट कर दिया उस ट्री के साथ साथ में।
her 3 daughters and hundreds of the other बिश्नोई followed her and thus lost their lives saving the trees। उसके अलावा जो उसकी डॉटर्स थी और वहाँ पे और भी जो अदर बिश्नोई कम्युनिटी थी उन्होंने भी उस ट्रीज को हग कर लिया और उनको भी काट दिया और फिर वहाँ पे जो ट्रीज थे उनको भी कट डाउन कर दिया गया। Nowhere in the history do we find of a commitment to this magnitude when human beings sacrifice their life for the cause of the environment। तो आपने ऐसा कुछ सुना है जहाँ पे इन्होंने अपनी लाइफ को ही सेक्रीफाइस कर दिया केवल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने नहीं की कुछ किया, गवर्नमेंट अब क्या करेगी, उसके नाम से अवार्ड निकाल देगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। उन्होंने एक अवार्ड निकाल दिया। ये किसको दिया जाता था? फॉर इंडिविजुअल और कम्युनिटी, यानी या तो इंडिविजुअल या ऐसी कम्युनिटी फ्रॉम रूरल एरिया, जो कि रूरल एरिया से आती है, दैट हैव शोन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काफ़ी डेडिकेशन करती है। इसी टाइप का एक और मूवमेंट देखने को मिला, चिपको मूवमेंट। यहाँ पे ये चिपको मूवमेंट में क्या था? यू मे हैव हियर्ड ऑफ द चिपको मूवमेंट ऑफ घारवाल हिमालयाज इन 1974। वो कब की बात थी? जो अमृता देवी वाली वो 1731 की थी। और 1974 में एक चिपको मूवमेंट जो घारवाल हिमालयाज में स्टार्ट हुआ, वहाँ पे लोकल वुमेन ने सेम वही चीज़ की, एनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम द एक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बाय हगिंग देम। और वही वहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसको वो कट करने थे ट्रीज और उन्होंने उसको हग कर लिया, बट उस कॉन्ट्रैक्टर ने वहाँ पे पीपल्स को कट नहीं किया क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नमेंट वगैरह थी और रूल थे। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ बीन एक्लेम्ड द चिपको मूवमेंट। अब इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है लास्ट पैराग्राफ से 2016 में। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, रियलाइजिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980s हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया कब? 90s में। सो एज टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटी, ताकि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी उसके साथ में मिलकर काम कर दिया जा सके। किसके लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द फॉरेस्ट। इन रिटर्न फॉर देयर सर्विस टू द फॉरेस्ट द कम्युनिटीज गेट बेनिफिट ऑफ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्जाम्पल फ्रूट्स, गम, रबर, मेडिसिन, एंड दस द फॉरेस्ट कैन बी कंजर्ड इन द सस्टेनेबल मैनर। यानी वहीं के लोकल पीपल उस फॉरेस्ट को बचाएंगे और उस फॉरेस्ट से फ्रूट्स, गम, रबर वगैरह, मेडिसिन वगैरह वो ले लेंगे और इस टाइप से फॉरेस्ट भी कंजर्व हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ इफेक्ट था और इस टाइप के साथ ही हमारा ये समरी स्टार्ट हो जाती है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हमारी ये सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाती है, यानी यहाँ पर हमने सभी चैप्टर बायोलॉजी के जो थे क्लास 11 और 12 के वो कंप्लीट करवा चुके हैं। धन्यवाद।